पे पहली एपिसोड आई तब से ही काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी नेपोटिज्म की बात हो रही थी और बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि क्यों अजान समी खान को ये कैरेक्टर दिया गया है और इसमें नेपोटिज्म इन्वॉल्व है। नेपोटिज्म जो है वो मेरी नज़र में कैसे है, मैं इस पे जब अजान पे होता है तो मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कैसे है। उसने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, कुछ कमज़ोर किया होगा, लेकिन वो सारे का सारा जो किया होगा वो मेरे ज़िम्मे है कि वो कहता था कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, और उस करने के लिए उसने हर वो चीज़ की जो कि आज के किसी आर्टिस्ट को कहना मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि इसमें यमुना और सजल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन दोनों ने भी बहुत सपोर्ट किया। जिस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑडियंस है, बिल्कुल आप बाद में सोचती है ना कि मैंने इसको कहाँ से पकड़ के उधेड़ना है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं वो हैं अमीन इकबाल, जो कि डायरेक्टर हैं इस वक्त इश्क़ के। दीदन, दुश्मन जहाँ उनकी बहुत रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। दुश्मन जहाँ तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, उससे बहुत बातचीत भी हुई थी। आजकल इश्क़ पे बहुत बातचीत हो रही है। सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि उन्होंने बहुत से ड्रामे खुद ही लिखे हैं, खुद ही डायरेक्ट किए हैं। 12 कहानियाँ लिख चुके हैं। ये उनका आई थिंक 28th ड्रामा है जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं। 1-1.5 साल वो जर्नलिज़म से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो बड़ी अच्छे तरीके से मेरा ऑनेस्ट, जो कि नेगेटिव या क्रिटिकल फीडबैक हो सकता है, वो भी लेते हैं और हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं। कभी उन्होंने बुरा नहीं माना और अक्सर मुझे कह भी देते हैं कि आपने जो कहना है वो कहिए, डरिए मत। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि बहुत कम ऐसा रिस्पांस मिलता है। तो आज हम मुलाकात करेंगे अमीन इकबाल साहब से, उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, और आपके नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि आप नेक्स्ट ड्रामे की शूट के लिए बहुत बिजी हैं आजकल, और उसमें से थोड़ा सा टाइम आपने हमारे लिए निकाल लिया। नहीं राबे, मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा कर रहा हूँ कि कैमरे के पीछे वाले लोग जो हैं उनको सुनने का और उनके लिए जो है वो इतने व्यूज़ नहीं आते ना। ये किसने कहा आपको? तो इसलिए जो है वो आप लोग जब इनिशिएट लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हम कैसे सोचते हैं और क्या है मसाइल हमारे, तो उनको सामने लेकर आती है। उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो पीछे की कहानियाँ होती हैं वो तो सिर्फ आप लोग ही सुना सकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं कि ड्रामे में ना कैरेक्टर से, कास्ट से, एक्शन से, सीन से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास होती है, और वो इतना मज़ा आता है कि जब कोई एक्सप्लेनेशन दी जाती है और कोई चीज़ जो हमने समझी होती है इस तरीके से, लेकिन आप लोग आके बताते हैं कि नहीं, आपने देखा वो चीज़ आप लोग भूल गए थे, हमने इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहा था। तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत दफ़ा व्यूअर्स या एज क्रिटिक्स हम कुछ चीज़ें नहीं देख पाते या हमसे मिस हो जाती हैं, तो फिर आप लोग आके बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, तो वो भी अच्छा लगता है। मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट करूँ तो आप मारेंगी तो नहीं मुझे? नहीं क्यों? मैंने आज तक अपने किसी गेस्ट को नहीं मारा, प्रॉमिस। लेकिन ऐसा है कि राबिया कि हम एज ए मीडिया मैन, मैं ये समझता हूँ कि मैं कम्युनिकेशन का काम करता हूँ। मैं अपनी कहानी को लेता हूँ, स्टोरी टेलिंग करता हूँ। तो अगर मेरी स्टोरी टेलिंग किसी भी जहन के इंसान तक पहुँच नहीं रही सही, और उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है और मुझे आकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो फिर एज प्रोफेशनल मेरा वो काम ठीक नहीं हो रहा। एक तो ये है कि मुझे वो काम वैसा ही करना है और जिस तरह मैं दिखाना चाहता हूँ उनको वैसे ही दिखाना है और वैसे ही समझाना है। यही मेरा एज डायरेक्टर मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि मुझे कहानी मिली है, उस कहानी को उस अंदाज़ में और हर तरह के जहन को वो मुकम्मल तौर पर समझ आए। वो एक जुमला होता है, मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि अगर किसी जाहिल को समझ नहीं आती तो वो आलिम का मसला होता है। ओके, आई थिंक आप अपने ऊपर कुछ ज़्यादा टफ हो रहे हैं। आई फील अगर आप एक चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो देखने वाले का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना परसेप्शन भी होता है, बिकॉज वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड, एक डिफरेंट एक्सपोजर से आ रहे होते हैं। जैसे एक रंग सफ़ेद है, उस सफ़ेद को कोई सफ़ेद के डिफरेंट मीडियम से उसको करेगा। कोई कहेगा ये वनीला सफ़ेद है, कोई कहेगा नो ये क्रीमिश सफ़ेद है, कोई बोलेगा नहीं ये प्योर सफ़ेद है। हालांकि है वो सफ़ेद ही, लेकिन देखने वाली 3 नज़रें जो हैं वो डिफरेंट उससे देख रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है या आप लोग पूरे नहीं उतरे कम्युनिकेट करने में। इट इज़ ऑल्सो कि जो देख रहा है उसकी नज़र या उसका एक्सपोजर या उसकी अंडरस्टैंडिंग शायद उतनी नहीं है जितनी
उतनी होनी चाहिए थी उस एक सीन या उस एक मैसेज को समझने या देखने के मैं लिए? थोड़ा सा अपने पॉइंट को एलैबोरेट करता हूँ। जी, अब देखिए आज आप लोगों को समझ आ गई इंटरव्यू कैसे होने वाला है, ये तो बस सवाल जवाब। वो राबिया ऐसा है कि जब हम ये चीज़ सोचते जी। हैं, जब हम एक प्लॉट सोचते हैं, ये कॉन्सेप्ट सोचते हैं, तो हम उसके साथ टारगेट ऑडियंस भी सोचते हैं। ओके। मीडियम में काम ही ऐसा होता है, आप फिल्म बनाएं, आप ड्रामा बनाएं, चूँकि एक विजुअल मीडियम है और हमें एज स्टोरी टेलर विजुअल के ज़रिए ही कम्युनिकेट करना है और उनके इमोशंस को जगाना भी है और अपने मैसेज को उनके अंदर उतारना भी है। मीडिया जब भी इजाद हुआ ये प्रोपेगेंडा के लिए ही इजाद हुआ था ना। जी। तो इसकी इब्तदा जब पड़ी और उसके बाद जब आर्ट फॉर्म्स इसके अंदर इंडल्ज होते चले गए, थिएटर से लोग आए, चीज़ें, और क्राफ्ट को बहुत बड़ा कर दिया गया, उसके बाद से हमारी ये जिम्मेदारी है, अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर सफ़ेद है तो वो सफ़ेद ही रहेगा। लेकिन हमें तो मेजॉरिटी पीपल तक पहुंचना है ना, इसीलिए इस पे रिसर्चेस होती हैं कि इस वक्त लोग देखना क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ देखना चाहते हैं, उनको हम क्या दिखाएं। और एज मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो हम अपने उस्ताद से यही सीखते थे कि मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या देखना चाहते हैं, मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि हम आप सो कॉल्ड कह लें या ये ज़रूर समझते हैं कि हम मुआशरे के वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी को पीस कर अच्छे तरीके से और घोल के पी कर आए होते हैं, तो हमारे अंदर एक सो कॉल्ड क्रिएटिव और थोड़ा सा इंटेलेक्ट बेहतर होता है हमारे राइटर्स और उन सारी चीज़ों में। तो हम मुआशरे की जहाँ डायरेक्शंस भी देखते हैं उसी तरह से उनको जो इंटरटेनमेंट के पहलू है उनका मिजाज भी बनाते हैं। अदरवाइज़ नफ्सियातदान सारे कहते हैं कि जहाँ भी सतही इंटरटेनमेंट हो जाती है वहाँ पे ज़हनी दबाव बहुत होता है। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हाँ, उस कोशिश में कभी हम जब अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा नहीं होता, लेकिन वही हमारी लर्निंग है। और फिर अगली दफ़ा फिर हम आपके सामने आ जाते हैं। इश्किला कैसे आया आपके पास? एक तो ये है कि ये कम्प्लीटली मोमना दुरैद, जिसे हम सब भाभी कहते हैं, जी। उनका ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है। और इसको इस बच्चे को बड़ा किया कैसरा हयात जी ने, और कैसरा हयात जी किस पाए की राइटर हैं हम सब जानते हैं। तो बहुत देर से भाभी इस पे काम कर रही थी और उन्होंने फिर जो है वो मुझे ये ज़िम्मेदारी दी और बड़ा चैलेंज समझ के ये ज़िम्मेदारी दी। और मैं किसी हद तक मैंने कोशिश की कि इस ज़िम्मेदारी को निभा लूँ, तो वो मैंने कोशिश की। लेकिन ये है कि इश्किला जब हम सोच रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये हमारे दरमियान में डिबेट हो रही थी और उसकी एक शक्ल, चूँकि परिजात भी साथ में ही स्टार्ट हो रहा था और कुछ और प्रोजेक्ट, और संगे माह की जो है वो प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मोमना भाभी का जो है वो बड़ा फोकस था इस बात पे कि कंटेंट जो हम दिखाना चाहते हैं वो हम दिखाएं। और यही चीज़ मुझे चैलेंजिंग लगती थी और हमेशा हम ये ढूंढते थे और हमेशा हम ये बात करते थे। और मेरी आप समझ लें कि मेरे करियर में अगर आप ड्रामास देखें तो उसमें सास बहू वाले ड्रामास कम होंगे, चूँकि मैं जिससे बहुत मुश्किल होता है जब हम हमारा पीनट बटर वही है, तो अगर हम किसी चीज़ को इनकार करते हैं तो एक तो हमारी ईगोज़ बहुत बड़ी हैं और हम जो कि उसी से कमाने खाने वाले, हम इनकार का हक रखते नहीं हैं। तो उस वक्त ये चूज़ करना कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, ये एक मुश्किल फ़ैसला होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी राइटर के लिए कि चीज़ें। लेकिन यही होता है कि हम जब कोशिश करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐसा होना शुरू हो जाती हैं। तो हमने देखा कि 2-2.5 साल में टेलीविज़न बहुत नीचे जा रहा है कंटेंट के हिसाब से। तो मोमना भाभी ने वो इनिशिएट लिया हुआ था, वो फिर जिन भी क्राफ्टमैन के साथ उन्होंने डिस्कस किया तो यही उनकी मोटिवेशन भी बना। और परिजात ने प्रूव किया इस बात के लिए कि उनका विजन बिल्कुल ठीक था। चैलेंज क्या था इसको करने के लिए? इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम इसको इस लार्जर देन लाइफ कर रहे थे। और जो इसमें किरदार थे जितने भी, उसमें से सिर्फ एक यमुना के साथ मैंने पहली बार काम किया था। पहले से किया हुआ था। आपकी बात मैंने कहा नहीं, पहले से पुराने ड्रामे देखे तो यमुना के साथ तो काफी कॉफी में पी लो शायद।
यमुना के साथ तो आपने काफ़ी काम किया हुआ है। यमुना के साथ मैंने ज़्यादा काम किया हुआ जी। था और उज़मा जी के साथ मैंने एक आध काम किया हुआ था। सुहेल का छोटा रोल था। ज़्यादातर किरदारों के साथ मेरा पहली दफ़ा काम हो रहा था ओके। और इस वजह से सज्जल के साथ पहली बार मैंने काम करना था, तो चैलेंजेस तो थे कि प्रोजेक्ट को उस तरह से देखना है। दूसरी बात यह है कि जितने बड़े दिल के साथ एमडी प्रोडक्शंस और मोमना भाभी इनिशिएट ले रही थी और कैमरा और चीज़ें और टेक्निकल सामान दे रही थी, तो मुझे लगता था कि ये हमारे मुल्क के अंदर जो है ये वाइबल प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ले रहा था कि अगर मैं फ्लॉप होता हूँ तो फिर आगे आने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और अगर इतना बड़ा दिल मेरा प्रोड्यूसर कर रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं उसको, चूँकि टेलीविज़न पे ये टेक्निकल चीज़ें करना मुश्किल होता है, फिल्म के लिए आपको पता है कि एक अलग होता है, लेकिन चूँकि अब दुनिया में हमारा जो कंटेंट है, जब कभी कभार सवाल भी होता है कि दुनिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं चलता, तो उसकी बड़ी वजह यही होती है कि हम क्वालिटी जो है वो अपने कंटेंट की टेक्निकल साइड के ऊपर बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी कि अगली जनरेशन जो है वो कम अज़ कम पीछे रह जाएगी इन सारी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। उसके बाद और प्लेस भी उस पर हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं आगे, और हमारी देखा देखी जो है वो और भी तरफ लोग जो है शुरू हो गए हैं। तो कैमरा एंगल्स बड़े डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट है। स्पेशली शुरू की एपिसोड्स में तो बहुत मुझे हिट करता था जिस तरीके से आप कैमरा यूज़ करके एक्टर्स को भी ले रहे थे, सीन्स को भी ले रहे थे। तो ये क्या इंस्पिरेशन थी, कहाँ से आया ये आपके जहन में? नहीं, इंस्पिरेशन नहीं है ये, हम हमेशा से हमारा जो है वो प्रॉब्लम। सॉरी आपको कट करूँ इसलिए भी, देखिए अभी 2-3 किस्तों पहले जो है, एक साथ पहले वो एक सीन था जब अदनान समद का जो कैरेक्टर है वो गुस्से में जा रहा है, उसमें वो टेप रिकॉर्डर है, हालांकि वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आप दिखा सकते थे वो बस चीखा है, उसने ऐसे हाथ मारा है, आपने वो प्रॉपर दिखाया कि उसके कदमों के नीचे वो आ रहा है, वो क्रश हो रहा है। यू नो दीज आर स्मॉल डिटेल्स। जब वो सुहेल साहब का जो कैरेक्टर है अपनी माँ से बात कर रहा होता है, वो ऐसे घूम रहा है कैमरा, यू नो कॉन्स्टेंटली आप उसको वो करें, झूला है जो वो करें। तो ये चीज़ें जो मैं नोट कर रही थी, ये इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये क्या जहन में था कि हम ये चीज़ें, क्योंकि अगर आप ये नहीं भी करते तो शायद ड्रामा उतना ही चलता। क्या ख्याल है आपका? नहीं राबिया, उसमें जो है वो मेरी कोशिश ये होती है, अनफॉर्चुनेटली मैं अपने अदाकारों को बहुत एडमायर करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि हम बहुत डिपेंडेंट हैं इंडस्ट्री के तौर पर अदाकारों के ऊपर। ठीक है। अदाकार अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, कैमरा उनके मुंह पे जैसे अभी ये रखा हुआ है, तो एज डायरेक्टर मैं कहानी कैसे कह सकता हूँ। ओके। ये भी एक सूरत हाल ये है कि पिछले कोई 4, 5, 6 साल से, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा अरसा लगा लीजिए, हमने मुकालमे के साथ ही कहानी कहने की कोशिश की, विजुअल उसमें नहीं होता था। ओके। तो मेरी हमेशा इससे यही कोशिश होती है, अगर आप दीदन देखें, दुश्मन जान देखें, कि डायरेक्टर क्या कहना चाहता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू शॉट होता है, उससे इमोशन क्या है। एस्थेटिक्स जो है ना, वो अगर किसी इंसान की कोई चीज़ देखकर बढ़ नहीं रही या उसकी एस्थेटिक इश्तिहा को मैं कोई गज़ा नहीं दे रहा, तो बीइंग ए डायरेक्टर मेरा क्या रोल है। ओके। वो तो एक कैमरामैन बैठेगा, एक्टर को कहेगा ये जुमले हैं, जुमले लिखे हुए, वो बोल देगा, और उसमें उसका मूड भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई मूड है, जैसे मैं समझता हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी का जो रोमांटिक सॉन्ग था उस पर कदम रखा है, इसलिए वो आगे आके नम भी होता है। अगर आप देखिए कि जो अदनान का किरदार है, अच्छा, इस सीरियल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो ये भी है कि हमारे तमाम के किरदार जो है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। अगर कोई नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। तो हम पता नहीं क्यों ऐसे स्टिक हो गए कि हमने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही किरदारों को पेश करना शुरू कर दिया। हर इंसान की ग्रोथ होती है, वो कुछ गलत चीज़ों से ही सीखता है, कुछ हादसों से ही सीखता है, तो उसकी जो सीख है हम उसको ब्लैक एंड वाइट में रख कर बंद कर देते हैं। यही हमारे अदनान के किरदार के साथ भी था कि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आई वो नशा भी बेचता रहा, वो थाने भी चला जाता है, और ऐसे लड़कों को हमारा मुआशरा अच्छी नज़र से नहीं देखता। और वैसे भी हम लोग जो है वो मुआशरे में उन बच्चों को नहीं पढ़ाते जो कम होते हैं। हमारे टीचर्स के फेवरेट्स तो वही होते हैं जो कि लाइक स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये दुनिया लाइकों के लिए बना दी गई है।
तो मैं ये दिखाना चाहता था जब वो होते हैं वो डील कैसे करते हैं, उनको आइसोलेट क्यों कर रहे हैं आप। तो अगर आप फिर बुरा होता है सोसाइटी के अंदर तो फिर आप ये शिकायत मत करें कि अब ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, आपने खुद बनाया उनको ऐसा। मैं अगर किसी को धुतकार दूंगा और उसे अगर गाइडेंस रखता भी हूँ, थोड़ा वक्त देकर नहीं दे सकूंगा, तो वो फिर उसका हक है कि वो जो फैसला लेना चाहे ले ले। हम उसको मुसलसल धुतकार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, आप खुद धक्का दे के उनको उसमें डाल रहे हैं कि आप उस तरफ चले जाएं। तो ये बड़ी वजह है कि हम इसी तरह से मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, अगर वो ज़िंदगी के अंदर राउंड उसके हो रहा था कैमरा, तो वो इस वजह से हो रहा था कि उनकी एक ज़िंदगी का एक सर्कल और बनने जा रहा है, उसमें उलझे हुए हैं, उसका एक सिम्बॉलिकिज्म है। हमने जो है वो, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ? नहीं, आप बोले। अच्छा। आपको बोलने के लिए बुलाया है हमने। अच्छा, हमने ये वाला जो टेस्ट है ये ऑडियंस से ज़बरदस्ती छीन लिया, इसलिए वो गए हैं आपके OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ। तो अब अगर देखें इसी तरह शहजाद ने बहुत अच्छा उसमें काम किया, सैफ़ी भाई ने इस पे काम किया, दोबारा में दानिश ने बहुत अच्छा काम करे, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं कि अब वो उस तरफ आ रहे हैं। और वो कहना, हम कहानी को कहना चाहते हैं कैमरे के थ्रू, और ये जो कैमरा जो है मेरी बातें अभी सिर्फ सुना रहा है, लेकिन जब मैं इसे कहना चाहूँगा तो वो बात कहूँगा कि जो कही नहीं जा रही। तो वो मेरा कैमरा और मेरी लाइट नहीं बता सकती, तो मैं किस काम का। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको लग रहा है कि ये सब जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिफरेंट कैमरा एंगल्स, और जो अभी आपने बात की कि अगर मैं उसको एस्थेटिकली और कुछ इमोशंस को विजुअल और लाइट और कैमरे से नहीं करूँगा, तो मेरा डायरेक्टर का क्या रोल इतना रह जाता है। आपको लग रहा है कि व्यूअर्स ने ये चीज़ें उठाई हैं, उन्होंने पिक की हैं, आपको इसके लाख से ऐसा रिस्पांस आया है, कहीं सुना है आपने? अदर देन अस, हमने तो नोट किया था। नहीं, आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। बड़े लोग नहीं है, लेकिन हमने रिव्यू में भी लिखा था कि वी लाइक द कैमरा एंगल्स, वी लाइक द वे उन्होंने उसको लाइट को किया हुआ है, तो हम छोटी छोटी चीज़ें नोट कर रहे हैं। OST जिस तरीके से आप मिक्स करके आप प्रेजेंट कर रहे थे और वो सब चीज़ें, तो उसमें राबे ये है कि हमेशा से ये होता आया है, हमेशा से जो हमारे पास 40,000 साल ज़िंदगी की एविडेंसेस हैं, उसमें जब भी आप कुछ करते हैं उसके लिए आपको ऑडियंस बनानी पड़ती है जी। और आप एक उम्मीद लेकर करते हैं कि इसको ग्रेजुअली किस हद तक लेकर जाएंगे कहानी कहने। एक तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर वो जो हमारी ऑडियंस हमारे टेलीविज़न से अलग होकर जा रही थी, मुझे लगता है क्योंकि कुछ ऑडियंस मुझे मिली है ऐसी कि जो इश्किला की तरफ आई है, जो OTT की तरफ गई थी, और उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, उन्होंने समझा है कहानी को कि ये कहानी इस तरह से है, और यकीनन उसमें गलतियाँ भी होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने ड्रामे का टेस्ट बनाने के लिए 10 साल लगे थे जो हमारे शेक्सपियर साहब थे उनको। तो उन्होंने फिर जाकर अपना ड्रामा कहना, चूँकि उस वक्त जो है वो ज़मान व मकान जो है उसका बड़ा इशू होता था कि अगर कोई 25 साल का बच्चा है वो 25 साल के ड्रामे में ही बड़ा हो सकता है, वो आप ब्रेक नहीं कर सकते थे रूल। उन्होंने 3 एक्ट पेश किया। तो जब भी आप कोई चीज़ पेश कर रहे होते हैं सोसाइटी में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि फौरी तौर पर उससे अप्रिसिएशन मिले, और ये प्रिविलेज मुझे मुमना भाभी ने भी दिया कि रेटिंग के उसमें ना फंसना। एज प्रोड्यूसर मैं आपको कह रही हूँ। माशाल्लाह, ये तो बड़ी इनकरेजिंग बात है ये तो। जी, बहुत इनकरेजिंग, और मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं उनकी तरफ देखता था, मुझे लगता था ये झूठ बोल रही हैं। फिर कॉल आएगी बाद में। हाँ, और उन्होंने कभी जो है वो इस हवाले से कोई बात जो है वो मेरे साथ नहीं की, और ये बहुत बड़ी बात थी, चूँकि मैं ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के तमाम लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। इससे पहले मैंने अगर ये रवैया देखा है तो वो बाबर जावेद के अंदर देखा कि जो काम करने वाले लोग थे उनको वो प्रिविलेज देते थे कि आप कीजिए। तो उसके बाद मैंने चूँकि अभी स्टार्ट किया है मोमना भाभी और MD के साथ, तो मैंने देखा है कि वो मुकम्मल तौर पर आपको आज़ादी देते हैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने के बाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो ये एक्सपेक्टेशन जैसे आपने कहा बिल्कुल अनरियलिस्टिक है कि इधर ड्रामा बना और आप एक्सपेक्ट करें कि ऑडियंस एकदम से चेंज हो जाएगी और आपने जो चेंजेस किए या जो आपकी कोशिश है उसको सराहा भी जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है और टाइम लगेगा। वो जो झूला है
जितनी भी अस्का या उस घर से रिलेटेड, सुल्तान और अस्का के घर से रिलेटेड सीन होते हैं, उसमें आई थिंक 90% ऑफ द टाइम वो झूला कहीं ना कहीं आता था, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए कि एक घर में बच्चा भी रहता है जी, ये, वो बच्ची तो बड़ी हो गई है अब। नहीं बच्ची बड़ी हो गई है, हाँ। अभी तो वो बड़ी और होगी, ओके, ठीक है। तो लेकिन ये जो छोटे छोटे घर होते हैं ये बाहर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा पाते, ठीक है। तो घर में कुछ ना कुछ तो इन्होंने रखा होता है एंटरटेनमेंट के लिए, जबकि उस घर में हम टेलीविजन भी नहीं दिखा पा रहे थे। तो वो छोटा बच्चा एंटरटेन कैसे होता होगा? ओके, तो अगर वो घर में मौजूद भी नहीं है तो फ्रेम में इस बच्चा भी है, ये आपको पता लग जाता है उस झूले से। सही है। तो वो, और फिर उसके बाद उस घर की जितना भी आर्ट डायरेक्शन थी, चूँकि वो घर वैसा नहीं था, वो बिल्कुल खाली था, उस पर आर्ट डायरेक्शन हमने की मुकम्मल तौर पर सोच समझ के की कि एक एक चीज़ जो है वो टेस्ट है, कलर्स किस तरह से आएंगे, यहाँ पे कलर्स पहने कैसे जाएंगे, कौन क्या कपड़े पहनेगा कौन नहीं पहनेगा, और फिर 5 साल का इस दरमियान में गैप आएगा, तो वो 5 साल के बाद क्या होगा, पहले क्या होगा। तो वो अपने तई हमने जो है वो प्रोफेशनली उन सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की, और मुझे ये खुशी हुई कि लोगों ने उसको नोटिस किया। आपने तो बहुत ज़्यादा कर लिया। अब इस पे भी आप कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं अप्रिसिएशन दे रहा हूँ कि थैंक यू कि आप लोगों ने ज़्यादा किया और कुछ लोगों ने जो है वो। देखिए यही हमारा काम है ना, आपने कहा इंडस्ट्री, अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं हो रहा, इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है हमसे, हम देखिए हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ें। आप लोगों का जो इतनी मेहनत का काम है, आई थिंक डिजिटल, सिर्फ हम नहीं, डिजिटल पे जितने लोग इस वक्त कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो ये आप लोगों के काम के को हाईलाइट, उसमें अच्छी बात भी होती है और उसमें बुरी बात भी होती है। ये तो तय है जब हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करना ज़रूरी होता है एग्जिस्टेंस के लिए। कुछ करेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी ना, कुछ बदलेगा। अगर हम कुछ करें ही ना तो हमारा क्या फ़ायदा जीने का। टाइम लैप्स देखेंगे हम इसमें अभी आगे इंशाल्लाह। ओके, अस्का का क्या मसला है? इज शी प्राउड, मगरूर है, क्या है अस्का? उसको मतलब काफ़ी हमें ना वो तनतना कहते हैं क्या, वो ज़रा नज़र आता है, फील होता है अस्का के कैरेक्टर में। शनाया की डेथ के लिए वो भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो भी उसको हिट नहीं कर रहा बिल्कुल, और ये ऑडियंसेस ने भी बड़ा कंप्लेन किया। तो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी या इसके पीछे थॉट प्रोसेस जो हमें हेल्प कर सके समझने के लिए? अच्छा राबिया, इसमें जो है वो मैं बहुत ही फंडामेंटल समझता हूँ बीइंग ए डायरेक्टर कि अगर उनको हिट किया है ऑडियंस को तो वो ठीक हिट किया है। अच्छा, तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, है, जैसे तो मैंने शुरू में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, दिस इज हाउ अ कैरेक्टर इज। वो जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि कम्युनिकेशन थी हमारी और हम ये करना चाहते थे तो हमने ये किया। ठीक है। जे अगर डिस्कशन की हद तक किरदार की है तो वो मैं उसकी तफसील आपको बता सकता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहूँगा कि ये लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैंने तो बड़ा समझाया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नहीं, जो लड़की थी ये वाली अस्का, ये शुरू से घर की और भाई की बहुत ही पसंदीदा लाडली थी बच्ची, और हमारा एक पॉइंट था जिसमें राइटर भी, ज़ाहिर बात है कि उनका पहला प्रिविलेज था कि वो इस बात को डिस्कस करें कि किसी तरीके से भी बहुत सारे हम बच्चों और औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन उन जो इस तरह के महलों में ख़वातीन रहती हैं उनके लिए इंडिपेंडेंस क्या होती है घर के अंदर, वो किस तरह से दिखाएं चाहे वो रेलिवेंट भी हो। चूँकि आप देखते हैं कि सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका है जो इसके अगेंस्ट भी खड़ा हुआ है। तो एक बारीक लाइन थी जहाँ पे अस्का का किरदार खड़ा हुआ था। और ये यमुना के लिए बहुत चैलेंज था कि वो पहले 5 साल के गैप के लिए वो पहले कैसी नज़र आएंगी, कैसी दिखेंगी, और थ्रू आउट द अगर आप देखें तो वो अब एक माशाल्लाह से जवान लड़की है, लेकिन उस लड़की को दिखाना नीचे, उसके लिए हमने कैमरा एंगल चीज़ें म्यूचुअली डिस्कस किया कि आप देखें। और अभी तक ये किसी ने एतराज़ नहीं किया कि यमुना इस एज की नज़र नहीं आ रही। अब ये था कि शनाया के मामले में चूँकि शनाया किरदार इतना अच्छा और इतना तेज़ था और उसे सज्जल अली कर रही थी जिनका अपना स्टारडम भी है, और वो थोड़ा सा इन एपिसोड्स के अंदर ज़्यादा किरदार था, मुझे लगा है कि लोगों की उनसे बहुत एसोसिएशन हुई। और इसी तरह दुश्मन जहाँ में भी हुआ था कि तूबा सिद्दीकी जी का किरदार बहुत कम था, लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को रिएक्शन आता है। तो ये हमेशा आता है। उसके दरमियान में जहाँ पे वो बच्ची के, हमें ये था कि इस तरफ एक घर में कोई भी ऐसा घर ले लें जिनका उस घर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, चाहे जितना भी हेल्प क्यों ना कर रहे हों,
तो आप किसी सर्टन हद तक अफसोस करेंगे। जी। अगर हम एक सीन डाल देते हैं कि वो अकेली बैठ के, हालांकि उसके ख्यालों में भी आती है, वो एडमायर भी करती है, एक हादसा हो गया है और वो बच्ची उससे था, तो मुझे लगता था कि ये बहुत बारीक सी लाइन है कि अगर वो उसके लिए ऐसा करेगी तो सेल्फिश नज़र आएगी। सेल्फिश क्यों नज़र आएगी कि वो रो इसलिए रही है कि अब मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब टूट गया। ओके। तो वो रोना चाहिए था या नहीं रोना चाहिए था, ये एक ऐसी बात है जो अगली दफ़ा ड्रामा बनाएंगे उसमें हंसका होगी तो हम उसे रुला देंगे। शनाया की कैरेक्टर की डेथ पे बहुत लोग रोए, बहुत। वो एक इम्पॉर्टेंट सीन था जो हम, क्योंकि फैंस सारे फिगर आउट कर लेते हैं, उन्होंने पहले से कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सबको इंतज़ार था। लेकिन आपके जहन में ये कंसर्न था कि जब सजल, जैसे आपने खुद कहा, उनका इतना स्टारडम है, जब शनाया की कैरेक्टर की डेथ होगी, एग्ज़िट होगा सजल का, तो क्या व्यूअरशिप नीचे जाएगी? नहीं, देखिए कि जब हमने ड्रामा की कास्टिंग भी नहीं शुरू की थी तो हमारे लिए ये किरदार थे। यस। शनाया थी और अस्का थी, जी। वहाँ पे सज्जल और यमुना नहीं थी। हाँ, लेकिन जब कास्टिंग आ गई, सैडली जो हमारी इंडस्ट्री की इस वक्त तो सिचुएशन मैं है, अपनी कहानी नहीं बदलूंगा किसी कास्ट नहीं के मैं लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तो मैं आपसे एक बहुत गोल्डन कंसर्न था आपका ये। नहीं, आप डिफेंस में ना जाइए मैं गुस्सा नहीं हो रहा प्लीज़। देखिए कि कहानीकार कहानी जब लिखता है तो उसके जहन में आर्टिस्ट नहीं होता। ओके। आप दुनिया के हर टेलीविज़न पर देखिए कि आर्टिस्ट जो है वो एक रोल प्ले कर रहा है एक कहानी को कहने में, जैसे दूसरे टूल्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा मुल्क ऐसा है कि हम अपने स्टार्स को बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत चाहते हैं और उससे एसोसिएटेड हो जाते हैं जी। और इन्वेस्ट कर देते हैं अपने आप को उनके साथ। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो टेलीविज़न है वो इस पे डिपेंडेंट हो जाता है कि क्या हो। और ये ज़रूरी भी होता है कि मैं समझता हूँ कि शनाया का किरदार जो है, जो सज्जल ने अदा किया है, वो बहुत खूबसूरत किया है। तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट अगर उसमें ना होती तो वो किरदार कहीं ना कहीं ख़राब होता। तो दोनों सूरतों में अगर आप देखिए तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थी कि उसमें ये आएगा तो ये आएगा और वहाँ पे ये सोचिए। अगर हम ये सोच के ड्रामा बनाना शुरू हो गए तो हम तो अपनी कहानी नहीं कह सकेंगे ना। हम अपनी कहानी पे सेक्रीफाइस कभी भी नहीं करेंगे अगर हम ट्रू आर्टिस्ट हैं। अगर हमारे पास ये हमें पता था कि ये एक ऐसा हादसा होगा कि लोगों के लिए, लेकिन ये वो हादसा है जो हमारे किरदार अजलान के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सज्जल जो है वो इस हवाले से ये बात करें। दूसरी बात ये है कि कहानी अगर मैं फिर वही कहूँगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी कहानी जकड़ नहीं पा रही और सज्जल की वजह से ड्रामा है तो सज्जल की वजह से कई ड्रामे नहीं चले। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दें तो बहुत सारे ड्रामाज ऐसे थे और बहुत सारे बहुत सुपरहिट हुए। तो हम आर्टिस्ट को देखकर इस तरह से कहानी तो नहीं बता सकते, इसलिए मैं माजरत खा हूँ आपसे। नहीं, आप बिल्कुल माजरत खा नहीं हो। मैं तो आपसे एक जनरल कंसर्न जो मैं सुनती रहती हूँ या आसपास सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं कमेंट्स, उसकी बेसिस पूछ रही थी। और जैसा आपने कहा वो बिल्कुल भी बात है, अगर सजल वो कैरेक्टर नहीं करती तो शायद, मतलब उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से किया। बहुत खूबसूरत। हम शनाया सोचते ही सजल को हैं और उसकी वजह से शनाया के कैरेक्टर से हमें उतनी मोहब्बत और अटैचमेंट भी हो गई। सो वो कहते हैं ना धोधारी तलवार, वो उसी तरह का था। लेकिन ये भी है कि मुझे लगता है कि थोड़ा उनके फैंस भी डिसअपॉइंटेड कि लेकिन आपने बड़ा अच्छा मेंटेन किया, आपने भी और राइटर ने भी, कि आप लोगों ने उनको रखा। जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि वो उसके मर्डर के बाद भी शनाया हमें अभी तक बहुत ज़्यादा शुरू में नज़र आई, अभी भी कहीं कहीं नज़र आ रही है। तो वो एकदम से हमें वो गैप या वो हमें एम्प्टीनेस नहीं फील हुई जो शायद होती मुझे भी एज अ फैन और मोहब्बत भी हो जाती है ना उस कैरेक्टर से। सो नॉट जस्ट के सजल। अजलान की जो कास्टिंग है, जब से टीज़र आया था तब से आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा ये भी बात मैंने नहीं सुना। चलिए मैं आपको सुना देती हूँ। हाँ, सुनाइए प्लीज़। अजलान के कैरेक्टर की बात करते हैं। अजान समी खान वो परफॉर्म कर रहे हैं। जब से टीज़र आया था, जब से पहली एपिसोड आई, तब से ही काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी नेपोटिज़म की बात हो रही थी और बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा था और ये गुफ्तगू भी हो रही थी कि क्यों अजान समी खान को ये कैरेक्टर दिया गया है और इसमें नेपोटिज़म इन्वॉल्व है। काफ़ी जगह ये बात हुई। तो जिस वक्त ये कास्टिंग आप लोग कर रहे थे, उस वक्त क्या प्रोसेस था जिसके थ्रू आपने अजान को इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया? और क्या उस वक्त आप लोगों के जहन में ये कंसर्न था कि इस किस्म की गुफ्तगू होगी, इस किस्म की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएंगी? इसमें 3 सवाल है। आप किसी के सवाल से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, पहले नेपोटिज़म पे बात कर लेते हैं। नेपोटिज़म जो है वो मेरी नज़र में कैसे है, मैं
इस पे जब अज़ान पे होता है तो मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कैसे है। अच्छा, मैं आपसे भी पूछता हूँ ऐसे ही है कि कैसे है। कॉन्टैक्ट्स कह लें। अच्छा मुझे ये अगर ये हम दूसरे नामों से उस चीज़ को बुलाना अच्छा चाहें चलिए तो। क्योंकि अब एक्चुअली अब जो है ना हमारी इंडस्ट्री क्योंकि इतनी ज़्यादा तो है नहीं, कोई 150-200 साल की तो है नहीं, तो इसलिए भी काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं नेपोटिज्म आप नहीं बुला सकते इस चीज़ को क्योंकि जनरेशन्स नहीं है, ठीक है। तो चलें उसको हम रीफ्रेस करके फेवरेटिज्म या कॉन्टैक्ट्स या फेमिलियरिटी की लाइंस ब्लर होना शुरू हो गई हैं इन सब चीज़ों की, उस पर कर लेते हैं। ये तो कॉन्वर्सेशन है सोशल मीडिया से मैंने सुनी थी, मैं भी अपने डिफेंस में थोड़ा सा बोल दूँ। नहीं 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 हम देखें हम इन लाइट हो रहे हैं ना, मैं भी हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हैं, और शायद हमारे ऑडियंस के कुछ सवालात आए हैं, हम उस पर बात करें। देखिए कि ये तो बाद में बात आते हैं, पहले नेपोटिज्म को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। मैंने एक और जगह भी कहा, सुल्ताना सिद्दीकी आपा, दुरैद भाई और मोहम्मदा दुरैद को क्या फ़ायदा होगा अज़ान को कास्ट करने से। ओके, पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए, ठीक है। जिस पे वो इतने पैसे लगा रहे हैं और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चैनल के ऊपर एक पूरी रफ्तार को तब्दील कर रहे हैं, उसमें वो इसलिए वो अज़ान को कास्ट कर रहे हैं कि ये ज़ेबा बख्तियार का बेटा है। ओके, इतने जिन्होंने अपने आप को मीडिया किंग बनाया, दुनिया के अंदर है, वो क्या इतने खुदा न खास्ता बेवकूफ़ हैं कि वो सिर्फ़ एक फेवरेटिज़म के लिए लाकर खड़ा कर देंगे कि चलें ये है। उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को मौक़े दिए ओके, और वो स्टार बने और वो प्रोसेस के साथ ही मौक़े दिए। अब क्यों अज़ान? अज़ान इसलिए कि हम जो किरदार सोच रहे थे इसमें पहले कोई और कर रहे थे, ओके, ठीक है। उन्होंने अपनी कोई दूसरी कमिटमेंट जो है वो शो की। इमीडिएटली हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए इस किरदार की जर्नी के लिए। ओके, कई सालों से अज़ान ये कोशिश कर रहे थे कि वो एक्टिंग की तरफ आएँ और वो किसी न किसी तरीके से उस कोशिश में नाकाम हो जाते थे। इनका एक वीडियो शूट हुआ था, वो वीडियो भाभी के पास आया, उन्होंने मुझे दिखाया, हमने एक म्यूचुअल डिस्कशन की, या तो इस किरदार में हम कोई ऐसा लड़का ले लें जो कि नामवर भी हो और वो मैच्योर हो, या हम अज़ान को लें। ओके, तो म्यूचुअली ही डिस्कशन में ये हुआ कि जो भी इसमें कमियां हैं, ज़ाहिर बात पहले हम स्टीरियो तौर पर सोचते हैं कि ये कमियां हैं, ऐसे ऐसे अज़लान, ये अज़लान कैसे बन सकता है, और ये किरदार बहुत बड़ा है। और यकीनी तौर पर उस वक्त तक यमुना की कास्टिंग हो चुकी हुई थी और ये यमुना और सज्जल मेरी नज़र में एक ही पाए की एक्ट्रेसेस हैं, और यमुना का एक्टिंग जो है वो स्किल इतना अच्छा है कि जिनके सामने एक ऐसे लड़के को खड़ा करना बहुत चैलेंजिंग था। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अज़ान समी ख़ान के लिए भी बहुत चैलेंज रहा कि अगर उनको ऐसा फेवरेटिज़म वाला मौका मिलना चाहिए था तो उनके साथ दो नई लड़कियां कास्ट हो जाती ताकि उनके लिए ग्राउंड बन जाता ना। तो उसके बावजूद भी अगर उसको कुछ कहा जाता है तो वो मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ काम कर चुका, चूँकि काम करने से पहले और काम करने के दरमियान भी हमारी आपस में काम से मुतल्लिक बहुत ऐसी रही है कि मेरे उनके कोई ताल्लुकात को आप खुशगवार नहीं कह सकते। ओके। लेकिन उनकी डेडिकेशन और जो वो सोच लेकर आए थे वो उसको मैं बहुत एडमायर करता। और मुझे नहीं पता अज़ान इस पे नाराज़ होगा या नहीं। द मोमेंट जब मैं फ़र्स्ट शॉट ले रहा था, उससे पहले पूरा प्रोसेस हुआ, उनका ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद उनसे बात हुई, फिर वहाँ आए, फिर लुक टेस्ट हुई, फिर उसके बाद जो है वो हमारी एक रिहर्सल हुई, फिर हमारी मीटिंग होती रही, फिर हम उस पर बात करते रहे, फिर भाभी की तरफ से कुछ ब्रीफिंग उनको गई, फिर हम उसके बाद सेट पर गए। जब पहला शॉट ले रहा था तो उसने मुझसे एक्शन से पहले मुझे बुलाया और उसने मुझे ये कहा कि सर, ये जब मैं अब एक्टिंग करूँगा ना सर, ये मैं अपनी माँ की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं उनको, अपनी माँ को अपनी जान दे के भी लेट डाउन नहीं होने दूँगा। अगर आपको लगे कि मैं सही नहीं कर रहा तो मुझे निकाल दीजिएगा। वाओ, और उसकी आंखों में आंसू था।
अगर एक इंसान, वो कम टैलेंटेड होगा, वो ज़्यादा भी होगा, बहुत सारे ज़्यादा टैलेंट के लोग हैं वो ड्रामे को ख़राब कर रहे हैं आज, टैलेंटेड हैं, उनका स्टारडम भी है, लेकिन एक मेरे पास एक एक्टर खड़ा होके, आई डोंट नो कि वो अजान समी खान है, वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो इतनी कि उसकी आंखें भी भीगी हुई हैं और वो खड़ा हुआ है शॉट देने के लिए पहला, तो एज इंसान और एज ए डायरेक्टर मुझे क्या सोचना चाहिए? मैं तो खुशी से पागल हो गया कि इतना डेडिकेटेड आर्टिस्ट मुझे मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, कुछ कमज़ोर किया होगा, लेकिन वो सारे का सारा जो किया होगा वो मेरे ज़िम्मे है। क्यों? कि वो कहता था कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, और उस करने के लिए उसने हर वो चीज़ की, हर वो चीज़ की जो कि आज के किसी आर्टिस्ट को कहना मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि इसमें यमुना और सज्जल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन दोनों ने भी बहुत सपोर्ट किया। सारा जवाब एड्रेस हो गया? नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। और बात ये कि जब कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं तो मुझे लगता है कि उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। ज़रूर ज़रूर। क्यों नहीं? देखिए, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उस पर सवाल उठाया जाएगा। तो अच्छा है कि आपने एक एक्सप्लेनेशन दी है। इसका थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट, जब हम एक और सवाल है उस पर आएंगे, तो बाद में इश्किला से हम जब रैप अप कर लेते हैं। इश्किला पे ही कंटिन्यू करते हुए, अब चूँकि हम अज़लान की बात कर रहे हैं, अजान समी खान की, वो सीन है जिसमें शनाया को गोली लगती है एंड वो गिरती हैं सजल एंड अजान समी खान जो उनको वो कैसे शूट किया था? उसमें कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं? बिकॉज वो बहुत खूबसूरत सीन था और वो इतना इम्पैक्टफुल था। जी जी, वो हमारे लिए, चूँकि हमने पूरे एक दिन के अंदर उसको शूट किया था, और जो अजान समी खान के सिर्फ भागने वाले शूट है, 6 घंटे वो भागता रहा था डिफरेंट शॉट्स के अंदर। क्यों? चूँकि कभी शॉट ख़राब हो जाता था, कभी रनिंग का इशू होता था। अच्छा, इत्तेफाक से जब उस वक्त सज्जल पहुंची नहीं थी तो हमने अपने शॉट लेना शुरू कर दिया। वो तैयार हो रही थी, वो एक दूसरी शूट से सिनफियान से पहुंची थी रात को ही, तो वो उनका कॉल टाइम उसी हिसाब से हमने रखा था। तो हमने वो शॉट लेने शुरू कर दिए कि जिसमें गाड़ी रुकती है, वो उतरते हैं, और वो चीज़ें जो उनके सोलोस हैं। तो हमने ढलान की तरफ रखी कोशिश के आ पाए। हाँ। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो शॉट्स तो हो गए, लेकिन हमें ये याद नहीं रहा कि जब इन्होंने सज्जल को उठा के जाना है तो दूसरी तरफ तो वो चढ़ाई है, और वो भी आधा किलोमीटर फासला था जिसमें 2 कैमरों के साथ हम शूट कर रहे थे कि उन्होंने चढ़ना है, और वो एक शॉट में नहीं चढ़ना, चूँकि मैं ब्लड अवॉइड करना चाहता था। इस पे भी बहुत बात हुई है कि ब्लड नहीं है, गोली लगी है। अब मैंने 2-3 ऐसे केसेस देखे हैं ज़िंदगी में राबिया, चूँकि मेरा एक वास्ता पड़ा इस गोलियों शोली और इन सारे प्रोसेस में, कि कई बार ब्लड नहीं निकलता ओरिजिनल गोली लगने से। और हमारी स्क्रीन्स ने ये हमें दिखाया है कि यूं करके इंसान फटता है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि शायद ऑडियंस को ये समझाने के लिए कि गोली लगी है ऐसे, तो वो पेन फील हो और पता लगे कि ये खौफनाक हद तक जा का है। तो एक तो हमारी पॉलिसी भी है चैनल की तरफ से कि ब्लड हम दिखाते नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने पिछले 25 साल में इतना ब्लड देखा है, हमारे बच्चों ने, हमारे इर्द गिर्द पड़ते चीज़ों ने, तो कोशिश करते हैं कि ग्लैमराइज ना करें ऐसी सिचुएशंस को कि जो अब उसको रिकॉल करवा दें कि, और हमारे यहाँ कोई पेरेंटल गाइड तो आती नहीं है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उसी तरह लाशें दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो जहनों में बहुत सारे विजुअल्स हैं, तो वो बहुत कोफ्त देते हैं कि वो इस तरह से हो। और दर्द, मुझे ऐसा लगता है कि दर्द को पेश करते हुए सिर्फ दर्द महसूस कराना चाहिए, दर्द में डुबो नहीं देना चाहिए दूसरे इंसान को। तो वो एक कोशिश थी, लेकिन फ़नी पार्ट यही था ढलान से ऊपर चढ़ाई कि वो उसने एक शॉट में, अगर आप देखें तो वो एडिटर ने शॉट भी लगाया है कि वो बैक से जब उनका शॉट है तो वो टिल्ट हो रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि वो मुकम्मल सीधे नहीं भाग पा रहे, और वो सुबह से भाग रहे थे, और ये 2:30 बजे उन्हें वापस लेके जाना पड़ा था, और हम लंच ब्रेक भी नहीं कर पा रहे थे कि वो चीज़ें हों। लेकिन उनकी डेडिकेशन थी, और फिर सज्जल के लिए भी था कि एक उनका क्लोज शॉट लेना था, तो वो 5 दफ़ा चढ़ाई पे उतनी ही दूर तक भागे हैं, चूँकि हमारे पास वहाँ पे वीडियो देखने के लिए नहीं था, और डे बहुत था और टाइम निकल रहा था तेज़ी के साथ, तो लाइट मैच करने के लिए तो हम देख नहीं पाते थे।
तो हमें फिर शॉट्स को कंटिन्यू रखना चाहता, तो फिर नेकेड आई से समझना पड़ता था कि ये शॉट जो है वो ठीक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। काफ़ी चैलेंजिंग है भाई। तो सजल गिरी तो नहीं? एक दो नहीं, कतई तौर पे नहीं। पकड़ लिया हर बार अजान ने उनको, जी, क्योंकि वो नहीं, बिकॉज वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे छोड़ देती थी। जी, वो उन्हें छोड़ना पड़ता था, क्योंकि वो अजान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कैच है, जी। क्योंकि वो नजर आ रहा था दैट उन्होंने कहा मैं छोड़ दिया। जी, ये ट्रस्ट तो एक्टर को दूसरे जो को एक्टर के साथ एक्टिंग के हर सीन के अंदर ट्रस्ट नहीं होता, तो वो तो फिर हो ही नहीं सकता। तो वो तो था कि ये इस तरीके से जो है वो कर लेंगे। अच्छा, एक्शन सीन्स बहुत कम नज़र आते हैं, स्पेशली कार चेस का, और जो वो सीन था जिसमें शनाया चला रही हैं, वो फ़ोन, सजल वाज हैंडलिंग फ़ोन ऑल्सो, उसमें आप लोगों को था कैसे मैनेज किया आपने कि ये भी कंसर्न होगा कि सजल की सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे, उसके बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं आप? जी हाँ, हमारी एक तो ये था कि सज्जल को गाड़ी चलानी नहीं आती, वो सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी चलाती हैं। तो हमने कोशिश की कि हम आगे पीछे गाड़ियों को रखें और हम उनके लिए 2 कैमरा अरेंज करते थे ताकि रीटेक्स कम हो और हमें एक कैमरे से दूसरे शॉट पे अगर जाना है तो एंगल्स पहले से हम शूट कर लें। तो उसका ख्याल रखा और फिर उन सड़कों के ऊपर हमने वो काम ज़्यादा किया जिन सड़कों पे ट्रैफिक कम थी, तो वो वहाँ पर जाकर जो है वो गाड़ी चलाएं। अच्छा, इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का सीन लग रहा था वो। थोड़ा सा कंटिन्यूटी में मुझे बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा था। आपने ये वहाँ पर भी कहा लेफ्ट एंड राइट गाड़ी आ जा रही है, टेक्निकली अगर आप देखें तो जो जब हम कट करके दूसरी तरफ दुनिया भर के अंदर ये हो गया है कि पहले ज़माने में जैसे मैंने ज़मानो मकान और टाइम लैप्स की बात की आपके साथ, अब कट एक खुद टाइम लैप होता है कि आप जब कट कर देते हैं तो वो दूसरा तो ट्रैवल कर रहा है ना। पहले हमें दिखाना ज़रूरी होता था पुराने वक्तों में जब टेलीविज़न नया नया आया कि वो घर से निकला है, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चली है, ऑफिस के बाहर रुकी है, वो ऑफिस में दाखिल हुआ है। अब आप देखते हैं कि कट किया वो ऑफिस में बैठ के अपने वर्क प्लेस पर मौजूद है। वो इस वजह से ही होता है कि कट इटसेल्फ एक टाइम लैप आ गया। तो वो अगर कंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है तो वो इंटरकटिंग में नज़र आ रही है कि गाड़ी आगे ट्रैवल कर लिया। अगर आप उनकी रुख देखें टेक्निकली कि वो अगर इधर जा रहा है तो वो इधर ही जा रहा है और अगर वो इधर से आ रही है तो वो इधर से आ रही है। तो हमारे डिफरेंट लोकेशन में जो चेस हमने किया था, इसमें एक इंटरेस्टिंग उज़्मा हसन का वाक़या है कि जहाँ वो टैक्सी में अपनी बेटी को लेने के लिए जा रही हैं, उस टैक्सी में वो थी और कैमरा था, ठीक है, उन्होंने रोना था, और दूसरी जो पीछे गाड़ी थी उसमें मैं था जो कि पीछे से हम पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स ले रहे थे। तो वो जिस तरफ से टैक्सी निकली आगे तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं था, हमारे जो वॉकी टॉकी थे वो दूसरी गाड़ी में रह गए। तो उनके आगे 2 गाड़ियां थीं जो लुक आफ्टर करने के लिए थीं कि शीशा खुला हुआ है तो आर्टिस्ट के साथ कुछ मिसबिहेव या कोई वैसे ना तंग करे। और मैं पिछली गाड़ी में एक कैमरे को लेकर था जो कैमरे वाला बाहर लटका हुआ था और वो एक हाथ से वो शॉट्स ले रहा था गिम्बल के साथ। तो वो शॉट्स से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि मेरे सामने मैं गाड़ी चला रहा था तो मॉनिटर पड़ा हुआ था, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो उसको हवा और टर्निंग से ये बात हो रही, तो उन्होंने रोना था कि बच्ची तक पहुंचती हैं। तो वो हमने कोई 13 किलोमीटर का फासला तय किया, वो रोती रही क्योंकि शॉट ही नहीं कट हो रहा था। और 13 किलोमीटर, हाँ, और वो हर जगह पे कोई रश में फंस जाते थे क्या, तो वो रो ही रही थी क्योंकि वो अपना एक्सप्रेशन नहीं छोड़ती। तो वो रोती नहीं बेचारी। जब उतरी तो उन्होंने कहा कि मेरे तो आंसू खत्म हो गए हैं, अब और तो नहीं रोना। ये बेस्ट है, आंसू खत्म हो गए और तो नहीं रोना। तो ड्राई हो गई उनकी आंखें, यकीनन वो अपना एक्सप्रेशन, इसलिए कि उन्हें नहीं पता था कि कहाँ से क्या कट लगना है। तो मैं उसको, तो वो बहुत ही डेडिकेटेड एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने अपना एक्सप्रेशन नहीं छोड़ा। जो वो सीन है जहाँ बच्ची को अगवा करके ले जाते हैं फिर उसको रस्सी से बांधा हुआ, वो भी बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। उसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग है, वो कितनी बार किया आप लोगों ने और वो कितना रो रही थी, उसको आपने इतना खूबसूरत डायरेक्ट भी किया और उसकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। उसमें ये है कि वो रोने के लिए तैयार नहीं थे तो उनके अब्बा वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनके अब्बा जो है वो हमारे GM भी हैं ऑफिस के इस्लामाबाद के। तो बच्ची रोने के लिए तैयार नहीं थी? नहीं, असल में ना वो बच्ची जो है बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता बिल्कुल, और उन्होंने देखा नहीं होता कि सिचुएशन क्या है, और आप जब तक उनकी सतह पे जाके कम्युनिकेट नहीं करते कि हम क्या चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे गर्मी बहुत थी, ये जो जगह थी ये ऊपर जो है वो इसके थे, तो तकरीबन उस दिन वैसे भी शहर में 55 का टेम्परेचर था गर्मियों का, और यहाँ पे ना बूरे के फ्यूम्स होते हैं ना, लकड़ियाँ जहाँ बुरादा होता है, तो वो फ्यूम्स भी हवा में थी और वो सांस में अटक रही थी, और हर तरफ से लोहे की चादरें थी जिसकी वजह से हमारे दिल घबरा रहे थे।
और उसमें हमने फिर एक सोर्स के लिए धुआं देना था, वो धुआं दिया, और धुआं देने के बाद ये होता था कि मेरा अपना सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो एज़ कैप्टन मेरा बिलीव यही है कि अगर आप खड़े हुए हैं तो आपके फ़ौजी भी पीछे खड़े हुए हैं, और अगर आप डाउन हो जाएंगे तो आपके फ़ौजी पहले डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल वो पहले बंदूकें रख देंगे नीचे। सही बात है। तो आपको उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं हो रहा, कम ऑन कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो 3-4 घंटे हमारे जब तक शाम नहीं हुई वहाँ पे बहुत मुश्किल गुजरे। उसमें उस बच्ची के भी जो है वो बहुत जो है वो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आ गई, Yeah. और वो चूँकि उनको बहुत शौक़ है एक्टिंग का, अलीज़े को, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और आगे भी बहुत अच्छे सीन किए उन्होंने। ओके ओके। अभी जो रीसेंट एपिसोड्स में हमने देखा कॉलेज में रैगिंग का सीन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, छिपकली वाला सीन। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेहतर हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन थी कि हम पानी के जो है शॉपर्स उनको मरवा देते या कुछ और कर लेते, या कॉलेज में ही जाके मेडिकल कॉलेज वालों से कुछ कि आप लोग क्या करते हैं जनरली, ऐसा कुछ वो ऐसा actually कुछ कर implement लेते। देते? लेकिन ये है कि ये भी हमने पूछा था कि वो करते हैं, वो मेंडिक वगैरह डाल के कर देते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं वो हाँ मेंढक ही रख लेते हैं, ये तो मेंढक ही रख छिपकलियाँ लेते कुछ हैं। ओवर फेक नहीं लग रही थी? छिपकलियाँ ओवर फेक लग रही थी, और ये सारा कुछ है। और एक इंसान किसी से भी, अगर मैं इस वक्त कॉकरोच से आप डरती हैं, ये तो आपको मैं आपके ऊपर फेंकूंगा, वो नकली भी क्यों ना हो, तो आप चीख पड़ेंगे इस तरह झूठे सांप। तो वो हमने पूछा कि आपको किससे डर लगता है हस्का को, तो उसने कहा छिपकली से डर लगता है। तो हमने वो छिपकली का डब्बा अरेंज किया। कुछ हमारी प्रोडक्शन और टाइमिंग के दरमियान में होते हैं मसाइल। देखिए कि हमें जो कंपेयर किया जाता है ना राबिया, वो किया जाता है हमेशा फिल्म्स के साथ, जिनकी प्री बहुत अच्छी होती है। हमने 800 सीन शॉट करना है। एक टीम के पास, एक एक्टर के पास, एक टेक्नीशियन के पास 800 सीन की क्वालिटी और 800 सीन्स को एक ही तरह से शॉट करने के पाकिस्तान जैसे हालात के अंदर कितने मौके हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि फॉरगिव कर दिया जाए हमें, या हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी जो सूरत हाल है कि हमारे पास बजट उस तरह से नहीं होते, हमारे पास टाइम उतना नहीं होता। अगर हम एक टाइम फ्रेम के अंदर काम को कंप्लीट नहीं करते और उसे क्वालिटेटिव नहीं रखते, और अब जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर चीज़ें आती हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन उस वक्त हमें यही समझ आया, हमने वो कर लिया। अब हमें यही समझ आया कि अब हमने ऐसे नहीं करना, आपने समझा दिया, तो अगली दफ़ा हम रैगिंग जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। क्योंकि वो इतना मज़े का ड्रामा चल रहा होता है ना, तो फिर आपको होता है कि यार ये थोड़ा क्या हुआ, इतने अच्छे शॉट्स आ रहे थे, इतने क्रिएटिव शॉट्स आ रहे थे, तो ये क्या हो गया इसके इसमें मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि हमारे ड्रामों से एक्सपेक्ट करके उसको ना देखें। नहीं, ये तो ये नहीं हो सकता। आप ट्रेन कर रहे हैं ना ऑडियंस को, फिर आप ऑडियंस से कह रहे हैं मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्रेन मत होएं। नहीं, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस कि मेरी मर्जी से ये सीन होगा, वो मर्जी जो हो गया उसको एंजॉय करें ना। वो एंजॉय नहीं कर पाए ना, इस बात का अफसोस चले, उसके हुआ। लिए मैं ज़ाती तौर पे आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी। प्लीज शर्मिंदा मत नहीं, यकीनी तौर पे देखें, हमारा तो काम ही ये है कि आप मयार पे, आप रिव्यूअर के तौर पे ना देखें। जिस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑडियंस है, बिल्कुल। आप बाद में सोचती है ना कि मैंने इसको कहाँ से पकड़ के उधेड़ना है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। जो मुझे देखते हुए सामने समझ आ रहा होता है, हम वही लिख रहे होते हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आपके सफ़र के बारे में बात करते हैं। कहाँ से शुरू हुआ, क्या पढ़ा हुआ है आपने, और कब ये ख्याल आया कि मुझे राइटर बनना है? और ये तो बचपन से ख्याल आ गया था। पढ़ने के हवाले से मैंने ज़िंदगी ज़्यादा पढ़ी है, और शायद एजुकेशन उतनी ज़्यादा, जो सो कॉल्ड एजुकेशन है वो नहीं है, तरबियत का हिस्सा है। राबे ये था कि जब ये बहुत शुरू में, मुझे नहीं पता कि मुझे ये किसने बताया, घर में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था। तो मैं माँ बाप का इकलौता बच्चा था, और मेरे वालिद साहब सफ़ेद अनपढ़ थे। अम्मा ने जो है वो पुराने वक्तों की 5 जमातें पढ़ी हुई थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि बाय चांस तुम पैदा नहीं हुए, तुम्हें अपनी चॉइसेस को सामने रखना है। तो फिर मैंने अपनी चॉइस सामने रखी कि मैं इस शोबे को चुनूँगा। और उस वक्त में, मैं 1947 की बात नहीं कर रहा, 90s की बात कर रहा हूँ, कि उस वक्त भी इस शोबे को इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, और ये करियर नहीं होता था। यानी कि मुझे मेरे फैमिली ने ये कहा कि तुम एक जो है वो, आज तो मैंने बहुत अच्छे जूते पहने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक कुर्ता होगा जो मंटो साहब पहनते थे, एक थैला होगा, और तुम्हारे ना कोल्हापुरी चप्पल होगी, और तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे। तो मैंने उन्हें कहा मैं डिफेंस में नहीं प्लॉट ले सकूँगा, क्योंकि एक चैनल था, कोई मौका नहीं मिलता था। तो लेकिन मैं ऐसे जी कर मरूँगा,
तो बाद में पता नहीं था कि हमारे पास भी इतने पैसे बनाने के माशाल्लाह मौके आ से, जाएंगे। या। और 2001 के बाद जैसे चैनल्स आए तो हमें मौके मिले और अल्लाह ने हमारे यहाँ बहुत रहम किया। तो बस ये था कि ऐसे ही जीना है मैंने, और इस भूख से, चीज़ों से नहीं डरना। तो आप तो लिख रहे थे, जर्नलिज्म में थे, पेपर्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते थे? नहीं, मैंने जब अपनी तालीम में था तो उसी वक्त मेरे अंदर जो है ना वो एक एक्टिविस्ट जाग उठा था। ओके, ठीक है। उस ज़माने में एक्टिविज़म आज से बहुत मुश्किल था, चूँकि मार्शल्ला था और यस। पाकिस्तान में रीडर डाइजेस्ट बैन था ओह। और उसकी वजह से भी हम पकड़े गए थे। और उस वक्त हमने ना इंटरैक्टिव थिएटर स्टार्ट किया, जिसको लिखना एक्ट करना ही ये है कि सोशल चेंजेस के लिए हम क्या करें। ओके। तो हमारे पास तो लड़की नहीं होती थी, और लड़की तो उस ज़माने में होना एक मुहाल था, और लड़की का गेटअप भी करना एक मुहाल काम था। ओके। तो हम मुख्तलिफ मोहल्लों में जाते थे और वहाँ पे जाकर एक एक्टिंग स्टार्ट कर देते थे। ओहो, ये लड़की भाग के जा रही थी घर से, ये ओह। तो लोग आ जाते थे कि ये क्या हो रहा है वगैरह। तो फिर उन्हीं को हम जज बना लेते थे, आप चौधरी साहब बैठे ना यहाँ पे और बताएं ना ये किस तरह से होता है और इस तरह से। और उनको कोई तकरीबन घंटे बाद पता चलता था कि ये ड्रामा हो रहा है। सीरियसली? हाँ, और पार्ट बन जाते थे वो उसका। तो आप थे और आपके साथ और कितने लोग थे? जो हम 21 लड़कों का हमारा ग्रुप था। एक दोस्त थे जो हम स्पोर्ट्स भी करते थे, अच्छा। ये भी सारा ये कुछ कॉलेज के ज़माने की बात है? ये या स्कूल कॉलेज के से- ज़माने की स्कूल के बात है ज़माने? जी, अच्छा। स्कूल के ज़माने की बात है। तो फिर उस पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये किया, इस पे फिर कई एक ये सॉरी मैं कट कर रही हूँ आपको, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि हम जाके ये करना शुरू कर नहीं, दें? हमारे पास कुछ आइडियाज़ उस वक्त, हमारे पास इंस्पिरेशन नहीं होती थी किसी भी तरीके से ना। अभी आजकल रेफरेंस बहुत इन हो गया, तो मेरे लिए बड़ी अनहोनी सी बात होती है कि रेफरेंस क्या होता है। आपको सोचना पड़ता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। आइडियाज़ ऐसे ही होते थे कि सो रहे हैं तो सोच रहे हैं, लिव करना शुरू कर देते हैं ना। हमारी तो जनरेशन लिव करती है, और जब लिव करते हैं कि हाँ मैंने कुछ करना है, तो आपको आइडियाज़ आ जाते हैं कि हाँ ये ज़रूर शौक़ था ड्रामा चीज़ें, फिल्में देखना। इंडियन फिल्म्स वीसीआर पर अवेलेबल थी, उसको देखना। और उस वक्त थिएटर सीरीज़ कोई एक आध होता था, स्कूल लेवल पे भी होते थे, तो वो देखना, तो उस पर इंटरेस्ट आता था कि आप जाकर करें। तो फिर इस तरह के काम करते करते जो है वो फिर मैंने उस वक्त जो है वो लिखना शुरू कर दिया मुख्तलिफ मैगजीन्स के अंदर ही। 8th क्लास स्टोरीज लिखते थे आप? स्टोरीज़ लिखता था, कहानियाँ? पहले किसी और नाम ठीक से है। लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद अपने नाम से जो है वो चीज़ें छपना शुरू हो गई। फिर बाद में जो है वो मुझे मौका मिला कि मैं स्क्रीन प्ले का डिप्लोमा, जब मैं एक ब्यूटी थेरेपी के काम के साथ था, जर्मनी गया, वहाँ पे मुझे एक छोटा सा कोर्स करने का मौका मिला। फिर मैं वापस आया, राइटिंग का, स्क्रीन प्ले राइटिंग का। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आके जो है वो लिखना शुरू किया, मुख्तलिफ ड्रामाज लिखे, डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखी, बच्चों की कहानियाँ लिखी, रेडियो लिखा। तो फर्स्ट चांस कैसे मिला आपको टीवी पे, और किस तरह? मुश्किल था, आसान था? बहुत मैंने कहीं मुश्किल सुना था। आपने कहा बहुत पापड़ बेले थे। बहुत पापड़ बेले, क्योंकि टीवी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था। तो मैंने एक स्टॉल लगाया था पेशावर में, तो वहाँ पर मुझे एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर थे, यंग थे, वो भी कुछ बदलना चाहते थे, ज़ोरादीन आफरीदी। किस चीज़ का स्टॉल लगाया था आपने? मैंने ये कटलरी होती है ना, उसका बिजनेस एक स्टार्ट किया था। अच्छा, ओके। जिसमें नाइफ शार्पनर जो है ना, ये मेरी इजाद है पाकिस्तान में, वैसे तो दुनिया की इजाद है लेकिन उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस आपने कॉपी करा है। हम करते थे कि जाके बाड़े से वो चीज़ें लेते थे, वैसा बना तो लेते वैसे थे। बनाते थे। इसी तरह सिट्रस प्रेसेस जो आए थे शुरू में, वो भी बनाए मैंने, और इस तरह से मार्केटिंग की जाती थी। तो वहाँ पे एक स्टॉल लगाया था, तो वहाँ पे वो प्रोड्यूसर आए, तो उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ। तो मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कहानी दें, वो कहानी लिखी, और फिर उन्होंने उस पर ड्रामा बनाया। वो ड्रामा वहाँ से चला नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स थी। ये कि मैं पंजाब साइड पर था, पॉलिटिक्स नहीं थी, वो जेन्युइन बात भी थी कि समाही में एक ही चांस मिलता था वहाँ के टैलेंट को, और वो भी मैं पंजाब से जाकर अगर कर रहा हूँ तो उनका टैलेंट छिन जाएगा। तो फिर हेडक्वार्टर से उनको कहा गया कि आप ना करें, तो वो जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा हमें ट्रांसफ़र करें इस्लामाबाद। उनको ट्रांसफ़र किया गया, तो यहाँ मॉर्निंग ट्रांसमिशन चेंज हो रही थी, तो वहाँ पे फिर मुझे मौका मिला सुबह की नशरियात में लिखने का। चलिए, जो भी होता है बेहतर होता है, आपके लिए एक और राह खुल गई। वो ड्रामा नहीं भी हुआ तो एक और राह खुल गई। तो इसके अलावा जब आपने लिखना शुरू कर दिया, अब आपकी एंट्री हो गई है इंडस्ट्री में और आप लिख रहे हैं, तब से लेके अब तक के जो सफ़र है उसमें किस किस्म के चैलेंजेस आपको फील होते हैं? आसान था अच्छे प्रोजेक्ट्स को मिलना, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कहानियों को आगे पुश करना, लिखने के 10 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी किस किस्म के चैलेंजेस आपको फेस हुए?
देखिए राबे, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चैलेंजेस अपने लिए खुद क्रिएट किया करें, अच्छा। क्रिएट करना चाहिए। चैलेंजेस ही आपको जो है वो, जो भी आज मैं इंसान हूँ और मेरे ट्रेट्स हैं वो मेरे चैलेंजेस की वजह से हैं। तो जो किरदार भी हम देखते हैं उनको जब तक चैलेंजेस में नहीं डाला जाता तो वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती, उनके करेक्टरिस्टिक्स नहीं बनते किसी भी तरीके से। तो जो भी चैलेंजेस आए मैंने उनको इन्जॉय बहुत किया। मैं मुझसे जब भी इस किस्म का सवाल होता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं उनको एक प्रोडक्ट की तरह बेचूं। ठीक है, अब मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं 4 दिन भूखा था एक जगह के ऊपर, चूँकि मैं रोज़ पैदल जाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी मुझे उससे कोई नाखुशी नहीं मिलती थी। मेरे जूते के अंदर जो है वो एक सुराख था और मैं टांग पे टांग रख के नहीं बैठता था कि टेलीविज़न के अंदर पता लग जाएगा कि इसमें सुराख है, मेरे पास जूता ही एक था। तो मुझे ये चैलेंज नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि उस सफ़र में मैं फिर एक कहानी सुनाना शुरू हो जाऊँगा। नहीं, आप प्लीज़ सुनाइए, हमें कहानियाँ ही सुननी है। 8th क्लास के अंदर मेरा एक दोस्त पंजाबी शायर था, तो उसने एक शायरी लिखी तो मैं उससे जेलस हो गया। मैंने कहा ये लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता, तो मैंने एक शेर कह दिया। 8th क्लास में मैंने ये शेर कहा, ये तो गर्मी हुस्न की हरारत थी, सौदाई दुनिया वाले बीमार समझ बैठे। ओके। तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे कॉपी ना करो, तुम अपना कुछ करो। तो मैंने कहा नसर लिखता हूँ मैं। तो नसर लिखे तो मैंने सोचा यार तुम अपने आप को कैसे करते हो ग्रूम। उसने कहा कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, वो आए हुए हैं, वो रहते हैं, तो वो उनके पास जाता हूँ, उनकी कुटिया, तो तुम कुछ लिख लो। तो उन दिनों में बच्चे दो ही अच्छे जो हैं इसका इश्तिहार बहुत चलता था। अच्छा। तो मुझे उस वक्त भी था कि बच्चा कई भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अच्छा क्यों दो, क्वेश्चन था अगर आपके आपने ज़हन में? बहबूदवादी उस पे मैंने एक फैमिली ली कि जिनको प्रॉब्लम हो जाता है और उन्हें दूध बाहर से लेना पड़ता है, और फिर एक माँ, और वो इसी को पूरा करते करते जब वो थक जाते हैं तो रात को बच्चा तंग करता है, रोता है, तो उसके रखते हैं तकिया, तो बाजू रख देती है, सुबह मरा हुआ होता है। 5 साल तक वो इसका ताना सुनती रहती है कि वो प्लानिंग में होते हैं कि थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे तो हम एक इंसान को दुनिया में लाएंगे। तो वो बच्चा नहीं लाते, वो कहते बांझ है बांझ है बांझ है, तो वो खुश होती है कि अब मैं बांझ तो नहीं रही कम अज़ कम। ये कहानी लेकर मैं उन बाबा जी के पास गया, तो उनकी कुटिया सी थी, वो थे वहाँ पे, और आगे उनके ना एक मट्टी का लेप हुआ हुआ था, घड़े थे, और मगरिब का टाइम था, और मैं इकलौता था और मैं बड़ा चाहा जाता था। और मेरी माँ तो मुझे, मैं तो घर जाता था जूते यूँ करके उतारता था, शर्ट अपनी क्रिकेट की यूँ फेंकी, और पानी कहाँ है, पानी आ गया, तो मैं नीचे से गिलास भी नहीं उठाता था। तो मेरी माँ इतना मुझे मोहब्बत देती थी। तो वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बताया था उसने, तो अरशद ने, तो तुम आए हो, कहाँ है तुम्हारी कहानी। ये है, मैंने अच्छा रखा, ये घड़ा ले जाओ तो जाके ना भर के लेकर आओ। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये बाबा काम करवाने वाला है, तो मैंने दिल में गालियाँ निकाली उसे। मैंने घड़ा उठाया, मैंने कहा मेरी माँ तो मुझे जाने नहीं देती, मेरा टावल पहले लटका होता है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, और वो एग्जैक्टली अम्मा का ये असूल था कि हर चीज़ अगर जुराबें पता है तो यहीं पड़ी हुई है तो वहीं से निकलेंगी मुझे। तो मैं जब जहाँ तक जाना था मैंने वहाँ तक मैं गया, तो घड़ा भरा जब तक, तो दिल में यही देते हुए कि बड़ा चवल है ये, बड़ा बदतमीज़ बाबा है ये, तो इसने क्या करना है मेरे साथ, ये तो बस ऐसे ही नौजवान लड़कों से काम करवाता है। जब मैंने वो घड़ा भर लिया और वापस आ रहा था तो उस वक्त परिंदे घरों को जा रहे थे, और मैं उसे देख रहा था, तो पहली दफ़ा मैंने हवा की आवाज़ सुनी। मैं जब आया तो वो लेटे हुए थे, तो कागज़ उनके पास 8 बिखरे हुए थे। तो मैं उनके पास घड़ा रखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने पंजाबी में कहा बैठ जा, मैं बैठ गया। मुझे कहते हैं कि जाते हुए तुम्हारा मूड क्या था। मैं कहा मैं सच बोलूं। कहते हैं हाँ सच बोलो, अच्छा है, हमें और क्या बोलना चाहिए। मैंने कहा मैंने आपको बहुत गालियाँ दी, सॉरी। और कहते हैं वापस आते हुए। मैंने कहा वापस आते हुए बाबा जी मुझे लगा है कि कायनात से मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई है। तो उन्होंने कागज़ मेरे हाथ में दिए, कहते जब वापस आने वाले मूड में हो ना तब लिखना। ओह। तो ये एक लर्निंग थी। तो इसलिए मेरे चैलेंजेस ज़िंदगी के अंदर जो है ना, और मैं अरशद का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे उस इंसान से मिलाया
कि मुझे जब कोई काम करना है, अगर मैं अपनी फटे जूते और भूखे पेट पे गौर करूँगा तो मैं फिर वो काम उसी मूड के साथ करूँगा। बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल बात आपने, और बड़ी इंस्पायरिंग बात भी आपने कह दी है। मुझे डीप ना कहिएगा, मैं पहले ही अपना स्टमक मुझे मेरे पैक्स बन नहीं पा रहे। हमारी इंडस्ट्री में आपको लगता है कि डायरेक्टर की कितनी से है या नहीं है? देखिए कि से तो है, जिन डायरेक्टर्स की से है, जिन डायरेक्टर्स जी जिन डायरेक्टर्स है, होता है, ये हर जगह पे होता है। आपके घर में जब आप छोटी होंगी तो अब आपको भाव देते मेरे घर की तो बात नहीं कर रहे, हम तो अभी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखिए कि जो इज्जत होती है ना वो अर्न करनी पड़ती है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी डिजर्विंग पोस्ट पे जाता है, और अगर वो उस डिजर्विंग पोस्ट पे खुद नहीं है तो वो खुद कसूरवार है। तो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री मैं एक और बात कर दूं, मेरे नज़दीक ये मेरा नुक्ता नज़र है, इससे बड़ा रब के साथ शिरक नहीं हो सकता जब आप अपने ख़यालात को अपनी भूख की वजह से सेक्रीफाई करते हैं। तो जब अपने आप को आप सौंप देते हैं अपनी किसी मजबूरी की वजह से तो आप आते हैं। हाँ, से जो है वो ईगोइस्ट नहीं होनी चाहिए, इंटरैक्टिव होनी चाहिए, डिस्कशन के साथ होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए और थोड़ा नरम रखना चाहिए अपने आप को। तो आप अर्न कर लेते हैं अपनी से को, और यहाँ पे अर्न किए बगैर कुछ मिलता नहीं है। इंडस्ट्री को आप कुछ नहीं बोलेंगे कि एक जो हक है या एक जो डिज़र्व करता है हर डायरेक्टर, कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स के लिए आई वुड से, अगर आपकी बात को भी मैं लूँ कि एक फेयर चांस ऑफ प्ले तो मिलना चाहिए, फिर उसके बाद शायद फिर ये बात आ जाए कि नहीं ये नहीं हो सका, अब आप अर्न करें। ये होता है? मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मैंने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी, ये अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है, ना काम की और ना ही कि मैंने इसलिए आपको भी ये कहा, जब भी आपने कहा कि मैं ज़्यादा बोल गई हूँ, कि आप बोलिए, मैं आपसे ये राइट लेना ही नहीं चाहता। मैं अगर आपको चुप करवा सकता हूँ तो मैं अगले नेक्स्ट काम से चुप करवा सकता हूँ। तो मैं जो हूँ, अगर मैं नहीं बोल रहा, और मेरे प्रॉब्लम ये है कि मैंने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की एक बात पढ़ी थी कि जो इमेज होता है वो आप देते हैं। उनसे सवाल किया गया कि किसी को ये कहना कि तुम मेरे लिए दुआ मांगना जी। तो क्या ये उसके पास इख्तियार है कि जिसको हम कह रहे हैं वो दुआ मांगे तो आपके लिए पूरी हो जाए? तो उन्होंने कहा ये उसने इमेज कैसे दिया आपको कि कोई उससे कहे कि तुम मेरे लिए दुआ मांगो। तो जो इमेज बिल्डिंग है वो जब आप फॉल्स बुनियादों पे करेंगे, सो कॉल्ड पीआर से करेंगे, तो आप वैसे नहीं रहेंगे। तो जो आपने अर्न करना है अब वो आपने करके कुछ करना है। तो अगर वो बुरा है, वो चाहे इंडस्ट्री के अंदर की सारी सूरत हाल है, हाँ हम ये गुफ्तगू ज़रूर कर सकते हैं। हमारा कंपैरिजन डायरेक्टली कर दिया जाता है उन स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज़ के साथ कि जिनके साथ हमारा अभी वर्क एथिक्स भी हमने उस तरह के फॉलो नहीं किए। तो हम हर तरह से, अगर हम अपने फैशन डिज़ाइनर्स को अभी ये कहें कि आप जो पेरिस के फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ compete क्यों नहीं करते, तो ये उनके साथ भी ज़्यादती होगी। और हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमें जज किया जा रहा है कि हमारे पास वो तोप और गन्स नहीं है, लेकिन लड़ाई आप कहते हैं कि उनके साथ जाके करें जो कि स्टार वॉर्स बनाते हैं और बजट्स भी नहीं है। तो फिर अगर हमने एनालिसिस भी करना है राबिया, तो मेरी नज़र में ये है इंडस्ट्री हम सब मिलकर बना रहे हैं ना, यू आर द आल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री के जो आप रोल अदा कर रहे हैं, मैं भी हूँ, अरे हम सब एक इंडस्ट्री बना रहे हैं और उसके नॉर्म्स भी बना रहे हैं। आज हर कोई शिकायत करता है कि आर्टिस्ट बेमहार हो गया। आपने दाने से सवाल किया था एक, मैं चाहता हूँ वो सवाल आप मुझसे भी करें। पास आएंगे, अभी हैं सवाल मेरे। अच्छा है, 1 घंटा नहीं था। अभी सवाल है मेरे पास। अच्छा चले, मैं इस बात को समझता हूँ कि इंडस्ट्री इंसान बनाते हैं, कोई भी जगह इंसान बनाते हैं, और मुआशरा गधे और घोड़ों की इमेज से बनता है। कभी उसमें घोड़े ज़्यादा होते हैं, कभी गधे, और अगर आप गधे ज़्यादा लग रहे हैं तो इंशाल्लाह एक दिन घोड़े भी होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं मुझे लग रहा है, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो आपने इंडस्ट्री के ऊपर से ब्लेम उठा लिया बेसिकली। मेरा कोई ब्लेम नहीं है, इंडस्ट्री का पार्ट है हम ना। अगर मैं गलत करने की किसी को इजाज़त, अगर हम इक्वल प्लेइंग फील्ड ही नहीं किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि
इक्वल प्लेइंग फील्ड हम प्रोवाइड कर दें, फिर उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर हम कह सकते हैं ये बात, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा जितना मैं सुनती हूँ और देखती हूँ। मेरा सिर्फ इस पे एक ही नुक्ता है बहस पे जाए बगैर कि हम जो भी अपने साथ करने की किसी को इजाज़त देते हैं हम खुद देते हैं। ओके, ठीक है, सही है। मेरे पास कोई रिसोर्सेज तो नहीं थे कि इंडस्ट्री ने मुझे ये मौका दिया, और मैं इसी इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ तक लेकर आए। ना मेरा ताल्लुक़ था यहाँ पर, ना मैं बहुत वेल ऑफ इंसान था। मेरे पास सिर्फ मेरे अब्बा ने कहा था कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है जिसका मोल लगता है वो मेहनत। इससे महंगी चीज़ कोई नहीं है। तो मैं अपनी सोच में, मेरा अगर वो रास्ता रहा है कि मैं अपनी मेहनत को बेचता आया हूँ, तो मैं आज कैसे कहूँ और क्यों मांगूँ किसी से कि मुझे वो प्लेइंग फील्ड दे दो। तो मैं अगर ऐसा नज़रिया रखता हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी वही सोचता हूँ कि अगर वो कैपेसिटी रखता है तो वो वहाँ पर आके क्या कहेंगे, वो एड्रेस करेगा, वो डिक्टेशन नहीं लेगा। ठीक है, अगर वो दुरुस्त है। That's interesting. एड्रेस करेगा, डिक्टेशन नहीं लेगा। That's an interesting statement. थैंक यू सो मच। एक जगह पे सहमति हो गई। नहीं, आप इतने बेहतर से सवाल कर रहे हैं। हम बहुत सी ड्रामों में देखते हैं कि डायरेक्टर्स नए टैलेंट को लेकर आते हैं, बहुत दफ़ा सपोर्टिंग रोल में भी लेकर आते हैं, लेकिन जब वो लोग परफॉर्म करते हैं वो नए एक्टर्स, तो हमें उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं नज़र आती जो कि होनी चाहिए। तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि जब आप लेकर आए हैं तो फिर डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सही तरह ट्रेन करें, वॉइस एक्सपोजर में, वॉइस एक्सप्रेशन में, चेहरे के एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये उस बंदे या बंदी के साथ भी ज़्यादती है कि उनको लाके खड़ा कर दिया इतने मंझे हुए एक्टर्स के सामने और हम उनको सही ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, और फिर उनको पर्ची भी बुलाया जाता है, उनको ये भी फेस करना पड़ता है। आप इसके बारे अब मैं ये सिर्फ आपके ऊपर कह के नहीं बात कर रही हूँ, मैं जनरली, क्योंकि आप इस वक्त डायरेक्टर्स ऊपर कहकर बात करें। नहीं, मैं क्यों ऐसी बात करूँ, मैं तो डायरेक्टर्स को आप इस वक्त रिप्रेजेंट क्योंकि मैं अच्छा जवाब दूंगा जब आप चलें आप फिर अपने ऊपर रख के सवाल करने, हालांकि मेरा मकसद ऐसा नहीं था, मैं जनरली। लेकिन राबिया आपका सवाल हो गया, अगर तो मैं यहाँ शुरू करूँ जवाब। जी जी राबिया, देखिए कि पहले इस सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। जी, आपका जो जहाँ से ये सवाल जनरेट हो रहा है वो उन वेल डेवलप कंट्री की इंडस्ट्रीज़ के अंदर से हो रहा है। पहले हमें इस इंडस्ट्री के अंदर की ज़रूरियात और डिमांड्स को, मैं इधर थोड़ा सा वो कट करूँगी। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप मतलब मैं आप आपके जवाब से निकलेगा। मैं अच्छा, ये जो जब भी सवाल ये पैदा होता है तो इस सवाल क्या का सवाल पैदा होता है? ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग आते हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, डायरेक्टर्स को उनको वेल ट्रेंड करना चाहिए, उनके ऑडिशंस होने चाहिए और उसको लेकर आना चाहिए। मैं अब आप किन की बात कर रहे हैं, किन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? सबकी। मैं तो छोटे छोटे जो लोग कैरेक्टर्स छोटे छोटे की भी हम बात ठीक कर लेते हैं ना। तो ये सवाल हमारा करना जायज़ नहीं है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ ना जायज़ है। मैं तो जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब ये है कि देखिए कि जो दुनिया की दूसरी इंडस्ट्री हैं, हम बदकिस्मती से कह लें या हम लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कह लें, वो चीज़ डेवलप नहीं कर सके। होता क्या है कि हर तरह का किरदार एक इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहाँ से डेवलप होता है, यहाँ पर आता है, तो वो अपने तौर पर एक तैयारी करके आता है और हम उसे कास्ट करते हैं उसके ऑडिशंस करके। जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो उसको देखता है, उसको ABC कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट मिलता है अपने स्कूल से, जो एक्टिंग स्कूल है, वो उसी हिसाब से आके उन रोल्स के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसकी कारकर्दगी जो है वो दिखाती है कि वो आगे किस तरह से ग्रो करें। हमारा मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है, अगर बुनियादी 5 चैनल्स को देखें तो हमें तकरीबन जो है वो 400 से 450 ड्रामास बनाने हैं। ठीक है, और 450 ड्रामास बनाने के लिए आपके पास जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो है वो नहीं है, क्योंकि पीछे सप्लाई लाइन नहीं है ना, तो वो आपको डायरेक्टर दे रही है, ना राइटर्स दे रही है, ना ये है। तो खुद रहो पौधे की तरह, जैसे हम सब कहीं से पढ़कर नहीं आए, आज के दौर के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, और अब अगली जनरेशन जो है वो तालीम हासिल करके आ रही हैं, तो हमने टामक टोइयाँ मारकर सीखा ना हर चीज़ को, है ना। हमारे दौर में तो अभी वो 2009 में मेरा ख्याल है कि यूट्यूब इंट्रोड्यूस हुई है, तो उस वक्त ये भी हमारे पास चांसेस नहीं थे कि हम कोई ऐसी चीज़ें देख कर उससे सीख सकते। तो होता क्या है कि वो सप्लाई लाइन नहीं है, तो हमारे पास टाइम नहीं बच जाता, क्योंकि बैक टू बैक आपके पास चीज़ें देने वाली हैं।
तो फिर क्या होता है कि उनको लाकर जितना भी हमारे पास टाइम होता है, चूँकि ये जो हमारी प्रोडक्शन एक दिन की कॉस्ट कर रही होती है प्रोड्यूसर के ऊपर, वो काफ़ी हैवी होती है। तो सेट के ऊपर डायरेक्टर के पास टाइम नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो कि वर्कशॉप्स हैं वो हम पहले कर सकें और हम एक्टर्स के साथ भी कर सकें, लेकिन हर बार मुमकिन नहीं हो पाता। वो क्या वजह है कि हमारे पास टोटल एक्टर्स जो हैं वो जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो कोई 48, 50 या 55 के करीब हैं। अगर इनको डिवाइड करके आप 400 में ड्रामों में बांट दें तो आप देखिए कि उनकी हालत क्या है। तो इसलिए हर प्रोजेक्ट इफेक्ट भी होता है। उसके लिए पिछले 2 साल में अगर देखें तो निचली लॉट बिल्कुल चेंज हो गई है। जिसमें सोप्स आते हैं या सिटकॉम्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे नए फेसेस हैं जो कि डेवलप भी हुए हैं और वो नोन भी हुए हैं। और बहुत 2 साल पहले जो चेहरे आते थे अब वो नहीं रहे। और मेन स्ट्रीम ड्रामास के अंदर भी आप देखें तो वो बहुत कम हो गए हैं, है ना, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से कभी किसी को चांस दिया जाता है कुछ देखकर, तो अगर वो बच्चा वहाँ पे आके नर्वस हो गया या उसकी ज़िंदगी का, मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊं कि जो हमें डील करना पड़ता है सेट पे बीइंग ए डायरेक्टर, एक इंसान के एक दिन में 11 मूड स्विंग्स होते हैं। तो हम जो इंसान है मुआशरे में, मैं अगर घर से चलता हूँ और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है और जहन में मैं रखता हूँ और अपने सेट पे मैं उस मोमेंट में नहीं जीता और मैं आधा पीछे भी बटा हुआ हूँ माजी के अंदर, तो वो उसकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है। ठीक है। वो हर इंसान से हो रहा होता है। तो जब इतनी बड़ी टीम है और उसमें कोई वो बच्चा है और आज उसके साथ कोई इशू है और आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे चूँकि आप मेजर चीज़ों पे हैं, तो गलती से वो आगे जा सकता है। लेकिन अगर वो फोकस होगा और उसे पहले समझाया गया होगा कि तुमने बेहतर परफॉर्म ऐसे करना है तो तुम कर लो, तो उसे सेकंड चांस भी मिलेगा ये करने के लिए। तो उसमें गलतियां रह जाती हैं। अगर सप्लाई लाइन पीछे बेहतर हो जाएगी, जैसे हो रही है, नापा आया है और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई लाइन्स बन रही हैं, तो फिर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर लोगों की तादाद भी हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई भी पूरी हो जाएगी। और उस वक्त किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि हाँ ये नहीं है। अगर आज मैं वर्कशॉप के लिए अपनी मेन कास्ट जो 8, 10, 12 लोगों की तो होती है हर सीरियल के अंदर, अगर उन्हें कहें 2 दिन के लिए आप 4-4 घंटे आइए तो उनके पास पॉसिबल ही नहीं है। हम तो अपने ड्रेस लुक टेस्ट के लिए भी जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें करें। सो इट्स लैक ऑफ टाइम बेसिकली, जिसकी वजह से ये सब क्योंकि लोग कम है ना और काम ज़्यादा है, चैनल ज़्यादा है। बेवकूफ़ाना सवाल होगा मेरा, फिर भी पूछ लेती हूँ, मुझे आदत है पूछने की। तो आप क्यों पूछ रही हैं? बेवकूफ़ाना है। हो सकता है मैं वो उसको हम्बली बात करी हूँ, एक्चुअली में अच्छा सवाल हो। नहीं चले रहने दें। नहीं कह रहे हैं आप, कह रहे हैं प्लीज़। आपसे ये तवक्को नहीं है कि आप बेवकूफ़ाना करेंगे। नहीं बेवकूफ़ाना ही सवाल हो सकता है। अभी आपने कहा कि मुझे समझ आ गई आपकी, कि आपने एक्सप्लेन पूरा किया, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है और तो हम उस नए बच्चे या बच्ची के ऊपर इतना टाइम डायरेक्टर लगाए इतने छोटे से कैरेक्टर के लिए कि उसको ट्रेन करे, रादर देन के 10,000 काम जो उसको प्रोडक्शन में कंप्लीट करने। तो उसको दे क्यों नहीं देते कि जाओ भाई तुम करके आओ, जब तक तुम सही नहीं करके कहाँ करके आए, प्रैक्टिस करे, टीवी यूट्यूब से उठाए, एडी से उठाए, इतने और लोग हैं जो सेट से। अगर ऐसा हो सकता तो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी की ज़रूरत होती अगर ट्यूटोरियल से ही हमने सीखना होता। नहीं बिल्कुल उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मे बी 30% इम्प्रूवमेंट हो जाए। नहीं पॉसिबल होता। देखिए मैं अगर वॉइस एक्सरसाइजेस भी देता हूँ, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं राउंड के अंदर, अगर मैं वॉइस एक्सरसाइजेस भी देता हूँ तो उसकी एक करेक्शन होती है। अगर आप किसी जिम के अंदर जाते हैं ना तो आपको ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती, आपने सारी एक्सरसाइजेस देखी होती हैं। लेकिन ट्रेनर इसलिए होता है कि वो ये देखे कि आप कहाँ गलत करेंगे जिसकी वजह से आपका मसल पुल ना हो जाए। ठीक है। तो वो आपको सही डायरेक्शन भी देता है कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, एक्सप्रेशन इस तरह से देंगे। जो हमारा काम है, जब हम थिएटर की हद तक तो मुमकिन है कि मैं उसे दे दूं, और वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि थिएटर एक्टर मीडियम है। जब हमारे पास कोई आता है तो उसने ये लाइट कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्राफ्ट सीखना पड़ता है। उसके दरमियान में अगर कोई आर्टिस्ट को मैं 2 कदम की मूव भी देता हूँ, जैसे थिएटर में मूव होती है, तो अगर किसी को गमज़दा है तो उसके पैर कैसे चलेंगे, अगर नशे में है तो वो पाँव से वी बनाएगा तो वो क्या लफ्ज़ होता है, नशेड़ा लगेगा। नशीला लगेगा। नशीला नहीं, नशेड़ा लगेगा। वो यानी कि एक नशाई लगेगा। तो वो क्राफ्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो इसको समझने के लिए भी बहुत देर लगती है कि आप ये सारी चीज़ें कर लें।
क्योंकि अगर कोई 6 महीने का कोर्स करके ये चीज़ समझ रहा है तो उसकी कोई वजह तो होगी ना कि जिस पे आप कह दें कि बच्चे को ये तुम्हें लेसन है, हम देते हैं कि आप उर्दू ठीक करने के लिए अखबार ऊंचा पढ़ें या छोटी छोटी टिप्स दी जाती हैं उनको, ये करें। और आप समझते हैं कि यहाँ पे एक्टिंग का जितना अब हर घर के अंदर शौक़ है तो वो हर बंदा ही पूरी डेडिकेशन से करता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है ना, इंसान डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभार मेरा ख्याल है कि 19-20% लोग होते हैं जो कि नाकाम हो जाते हैं, लेकिन यह है कि अगर कोई नाकाम भी हो गया तो एक्टिंग उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है ना। दुनिया में और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने इतनी पेशेंटली मेरे सवालों को लिया है और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने, मेरे लिए तो इतने ही थे, और बड़ी अच्छे तरीके से आपने पूरी बात एक्सप्लेन की, क्योंकि ये क्यूरोसिटी होती है। तो आपने बड़ा अच्छा दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू समझाया और बताया कि भाई ये चीज़ें चल रही होती हैं, इस वजह से ही होता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता, ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो आज ये बड़ा एजुकेशनल सेशन है जिसमें मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और बहुत क्लैरिटी आ रही है। अब शायद मैं कम ऑब्जेक्शन किया करूं। मेरी एक फ़ीस है क्लास लेने की, तो नहीं सॉरी ये आपको क्लास देने से पहले सोचनी चाहिए थी। इट्स टू लेट नाउ, अब आप क्लास दे चुके हैं। मास्टर क्लास है ना, मास्टर क्लास के चार्जेस होते हैं। नहीं आपने बहुत लोगों का भला कर दिया कि राबिया आप कम ऑब्जेक्ट किया करेंगी, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा समझा दिया है मुझे। आप ये इस तरह समझती हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई ऑब्जेक्शन करने से पहले सारी ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है ना, मैं सोचूंगी कि नहीं वो डायरेक्टर बिजी होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा कि इस बेचारे बच्चे को थोड़ा एक्सप्रेशंस में वो कर देते, तो चलो मैं हाथ हौला रखती हूँ। नहीं तो राबिया, मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारे पास जितने भी डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे पास क्या ये चॉइस होती है कि हम कोई कमज़ोर काम जाने दें? हम तो देख रहे होते हैं ना एज ऑडियंस। लेकिन अगर आप, मैंने आपको कहा मैंने 800 सीन करने हैं, तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया होगा तो बहसीत इंसान मुझे किन किन सीनों ने हिट किया होगा। अब आप सवाल इसमें से निकालेंगी, प्रॉमिस कि आपको आप पूछेंगे कि इश्क़ इलाह में से कौन सा सीन आपका पसंदीदा था, तो उसमें से कौन सा था। तो आपको होता है दीदन में, जैसे वो बाप अपनी बेटी को संगलों से पड़ी, तो मैं 3 दफ़ा सीन किया, पढ़ा, मैं रोया। सनम बंदी होती है, बाप आता है, चूँकि अगले दिन उसे जो है वो संसार करना होता है पूरे गांव ने, और बाप कहता है मैं अब यहाँ इस शहर में नहीं रहूँगा। तो वो उसे कहती है कि बाबा तू मेरे कंधे को जनाजा नहीं देगा। मैंने जिस दिन किया उस दिन भी रोया। तो अब हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ ना पकड़े। आपको पता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि इतनी रफ्तार से काम होता है। मेरा ख्याल है हर टेक्नीशियन और हर आर्ट काम करने वाले के लिए कि वो डिटैच हो सके उस सारी चीज़ों से। तो जब स्क्रिप्ट आता है तो उसमें कुछ ऐसी सीन्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे आप अज़लान की ग्रोथ देख रहे हैं, हर इंसान इस जर्नी से गुजरा है कि जब वो अपने फेथ को पहचानता है, वो हर का अपना अपनी जर्नी होगी ना, हर एक अपने अपने तरीके से उस तक पहुंचा होगा। और मुझे नहीं पता कि फ़ीमेल कैसे पहुंचती हैं फेथ तक, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ उनके साथ कभी इस तरह से इंटरेक्ट करने का। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब उसका कोई किरदार कभी मैं पढ़ूँ या सुनूँ तो मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूँ कि जिसने उस मोमेंट पे सोचा क्या था, कि जब वो भटक रहा था और फिर वो दुआ के लिए जो है वो कैसा आया। तो आप देखेंगे कि अज़लान का किरदार जब फेथ को रिकग्नाइज़ करेगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फेथ की तरफ जाने वाले को सो कॉल्ड कंजर्वेटिव और वो कर दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली इस कायनात के ऊपर इंसान जो रहते हैं उनके पास चॉइसेस क्या हैं? या तो आप अपनी अक्ल और मंतक के साथ ये साबित कीजिए कि आपको कोई पैदा करने वाला नहीं है, अगर है और उसकी तरफ आप देखते हैं तो फिर आप अपने इस जर्नी को तो पूरा कंप्लीट कीजिए। लेकिन जब आपका सफ़र वो पूरा होता है तो फिर अपनी अक्ल से ही मान लाइए, अकीदे से नहीं कि मैं बाई चांस मुसलमान के घर पैदा हो गया हूँ तो जैसे मेरे माँ बाप एक्ट करते थे कि ऐसे गए हैं, उठे हैं, नीचे गए हैं तो मैं भी वो करता रहूँ। जी, सीरियस तो नहीं हो गया? नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आपका फेवरेट क्वेश्चन जो आप चाह रहे हैं मैं कब से पूछूं आपसे, ऑडिशंस क्यों नहीं होते लीड कास्ट के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और आगे भी होती रहेगी। देखिए दुनिया में कहीं पे भी लीड कास्ट के लिए ऑडिशन नहीं होता, वर्कशॉप्स होती है जी, कि जब आप कास्टिंग डायरेक्टर आपको दे देता है तो उसके लिए एक मीटिंग होती है कि इसमें ये कास्ट होंगे। हमारे जैसे ममालिक जो कि एडवर्टाइज़र को अट्रैक्ट करते हैं वो करते हैं। मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि कंटेंट और उसके बग़ैर आर्टिस्ट ड्राइविंग चीज़ों पे वो ज़्यादा नामवर यानी शोहरत याफ्ता। आप आज कभी इंस्टा पे किसी को देना चाहें तो आप सबसे पहले उसके फॉलोअर्स देखते हैं कितने मिलियन हैं, तो आप फिर ही उसे कहते हैं शाउट आउट दे दें।
ओके। तो ये एक जो हमारा कैपिटलिज्म का ख़ास तौर पे थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर हम आकर जकड़े जाते हैं और वहाँ पर फिर ये सोचा जाता है कि अगर कोई आर्टिस्ट अच्छा ट्रेंड भी है और साथ में वो नामवर भी है और वो इस प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने में कामयाब हो सकता है तो हम उसे कास्ट करें। ठीक है। हाँ, नीचे जितने भी लोग आते हैं सेकंड टियर के अंदर, जैसे कि मुझे पता है कि सीमी आपा अगर ये रोल कर रही हैं तो उस हवाले से तो मैं उनको ऑडिशन के लिए क्या कहूँगा, उनके पास 18 अपने सवाल होंगे कि मुझे बताइए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी कहानी पहले क्या है, कहाँ वो पली बड़ी है, कहाँ वो फिर अब मैं कहानी स्टार्ट करूँगी ना। तो उनके हम ट्रायल ज़रूर करते हैं कि आप अपने लुक टेस्ट बना लें, ये चीज़ें कर लें, जैसे अभी हम अगले सीरियल के लिए भी कर रहे हैं, वो कोशिश ज़रूर होती है। और फिर जब कोई नए लोग आएँ तो उनको हम ऑडिशन करते हैं। ऑडिशन के ज़रिए जो कमियां होती हैं वो उनको सेलेक्ट हम करते हैं। हाँ, अगर इस सवाल के अंदर ऐसा है कि इसमें किसी और का मौका खो देते हैं हम, ऐसा नहीं है। दुनिया भर की इंडस्ट्री में जिन लोगों ने भी ये मौका बनाया, मैं वैसे आप चूँकि सामने है मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके ब्रांड ने जो मौका बनाया तो वो मौका किसी ने आपको दिया नहीं है, आपने वो क्रिएट किया है। जी। आपका जो एज ए यूट्यूबर या कह लें डिजिटल क्रिएटर के तौर पर अगर मैं देखूं तो आपने अपने ब्रांड को स्टैब्लिश किया है। जी। तो अगर आज हम जो अभी नाम हैं जिनके साथ हम कहते हैं कि हमने उनको ले लिया, तो वो 20 साल पहले तो ये नहीं थे, जी। वो अब ये बने हैं ना। और उससे पहले उन्होंने कितना इंतज़ार किया है वो जर्नी हम कोई नहीं जानता हमारे में से। अहद रज़ा मीर जो है वो 3 साल तक डिप्रेशन में भी रहे, शायद कि वो अहद रज़ा मीर वो मौका मिलता उनको कि वो चीज़ें हों, उनको एक छोटा सा रोल मिला, वहाँ से उन्होंने प्रूव किया और फिर उन्हें यकीन का सफ़र। और जब आप किसी में कास्ट होते हैं, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मीटर नहीं है कि हम अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में ये जान ले कि ये चीज़ लोगों के दिल में जगह बना लेगी। वो हमारा यकीन अपनी मेहनत पर होता है और मेहनत के बाद अल्लाह पर होता है। तो इसलिए उससे पहले ये डिसाइड करना कि ये वो हो जाएगा और इस मौके से ये बन जाएगा, ये हमारे लिए मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो उनकी भी मेहनत पीछे लगी होता है। दो जहन में मेरे बातें आती हैं जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए। नंबर 1 कि वही फेसेस जो है ना हम देख रहे हैं और शायद अगले 7-8 साल तक हम वही फेसेस देखते हैं। इंशाल्लाह नहीं देख पाएंगे, उसमें शायद 20% चेंज हो जाए सैडली। उसके साथ साथ ये हो रहा है कि नए फेसेस को तो चांस नहीं मिल रहा है। फिर हमें ये भी तो नहीं पता कि मैं किसी भी एक्टर का नाम नहीं ले रही, सपोज़ करें एक्टर ए और एक्टर बी दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि एक्टर बी एक्टर ए से ज़्यादा अच्छा उस जॉब के लिए नहीं था, क्योंकि ऑडिशंस तो हुई नहीं। हमें लगा एक्टर ए कर सकता है ज़्यादा अच्छा, हमने एक्टर ए को ऑफर कर दिया। ये मुझे कंसर्न आता है। एंड विद इन ये जो टॉप टियर है, टॉप टियर की भी एक टॉप टियर है, राइट। तो जब ये टॉप टियर जो उस पर खड़ी हुई है वो अवेलेबल होगी तो इन लोगों के साथ भी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि अगर ये आज अवेलेबल हैं 5 लोग में जो टॉप के आप समझ लें वो A+ हैं, तो आप A को नहीं देखेंगे क्योंकि A+ आपको मिल रहा है। तो हर उस पर कहीं ना कहीं जवाब आया हुआ है मेरा। बिल्कुल ये मैं आपके ऑडियंस से सवाल करूंगा टॉम क्रूज को काम करते हुए कितना अरसा हो गया? तो याद नहीं है, 30 साल हो गए। शाहरुख खान को काम करते हुए कितना अरसा हो गया? 20 तो हो गए। सलमान खान, आमिर मुझे नहीं पता, मेरा टेस्ट ना नहीं, मैं आपके ऑडियंस नीचे लिखेंगे ना वो। ओह अच्छा, ओके, वो प्लीज लिखिएगा, उनसे ये कह रहा हूँ। एक्टर एक ब्रांड बनता है और वो ब्रांड बड़ी सालों की मेहनत के बाद बनता है। उस ब्रांड को आप रिप्लेस जितनी मेहनत से आप करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि आपके मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल ब्रांड्स बनते हैं उनकी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं इतनी जल्दी आती? क्योंकि वो वहाँ तक आते आते बहुत ही ज़्यादा अपना वो होता है ना कि जब किसी को शेप करना होता है तो वो शेप करने का प्रोसेस बहुत सख्त है इस काम के लिए। ठीक है। तो वो जब ब्रांड बन जाता है तो उसकी पोजीशन को छेड़ते हुए भी कहीं की भी इंडस्ट्री हो उसको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि पीछे बैकअप पे क्या है। बैकअप हम क्रिएट ही नहीं कर रहे तो हम छेड़ेंगे भी नहीं। मैंने आपको ये बात की थी कि हम क्रिएट कैसे करेंगे ना। अभी हमारी सेकंड टियर जो है, अभी अगर आज मैं आपको कहता हूँ कि लिस्ट बनाइएगा, 2 साल पहले जो एक्टर काम कर रहे थे उसमें से 80% अब काम नहीं कर रहे।
लेकिन अगर आपको नज़र आते हैं, देखिए जैसे कि हमारे जितने भी चैनल्स हैं, 5 तो हम आप 3 चैनल्स का रिव्यू करते हैं, वैसे 5 चैनल हैं जो वो चलते हैं, लेकिन ये 14 चैनल हैं जो इंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं उर्दू की, रात को 6:30 से लेके 10:30 तक। ओके। उन सब में वो लोग काम कर रहे हैं, और ये इंटरटेनमेंट चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी न्यूज़ चैनल्स पे चीज़ें चल रही हैं तो वो उसकी बात नहीं कर रहे। हमारे पास हम उन्हीं जगहों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें ज़रा ब्रांड बने हुए आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो उनको रिप्लेस करना जो है वो वक्त के साथ साथ है। लेकिन अगर ये रिप्लेस होंगे तो फिर एक ब्रांड बनेगा, फिर ये ख्वाहिश होगी कि यार इसको किसी तरह रिप्लेस कर लें। मार्केट बड़ी जद्दोजहद करती है और वो ब्रांड बनने के बाद अपने ब्रांड को कायम करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। चलिए, तो हम कह रहे हैं ब्रांड बनना नहीं चाहिए, सबको इक्वल वो हाँ बिल्कुल, मेरे हमारी भी तो ख्वाहिश है। वो फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं आप पड़ेगी देखिए ना, कि फिर मैं आपको एक आपको एग्जांपल देता background हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो डिजिटल मार्केट बनी है, तो वहाँ पे डिजिटल आर्टिस्ट, डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल डायरेक्टर्स अलग से एक लॉट बनी है। जी। फिल्म टीवी की लॉट्स उनकी अलग हैं। हमारे यहाँ मीडियम्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अभी हमारा सिर्फ टेलीविज़न है, और टेलीविज़न से ही सब एक्सपेक्ट करेंगे तो हम टेलीविज़न को भी डबो देंगे। ओके। अगर हमारा इस वक्त OTT प्लेटफॉर्म्स मजबूत होते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अपनी एक लॉट निकलेगी जो अपने तर्ज के एक्टर और स्टार होंगे। तो आपके लिए अनफेयर है कि टीवी पे हम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, मैं अनफेयर इस पे तो यकीन ही नहीं है कि कुछ गलत और सही होता है। नहीं, आपकी बात भी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम सारा बोझ टीवी पे डाल रहे हैं क्योंकि बाकी जगहों पे कुछ है नहीं। पहले फिल्म वाले फिल्म में काम करते थे, टीवी वाले टीवी में काम करते थे जब फिल्म इंडस्ट्री हमारी थी, और उसमें नए लोग भी एक्सप्लोर हो जाते थे, कुछ टीवी पे से चले जाते थे, कुछ फिल्म से इधर आ जाते थे, तो सिलसिला चलता था, थिएटर होता था। अब वो नहीं है, मीडियम्स ख़त्म कर दी हमने, तो हम क्या करें? हम इसके लिए सॉरी कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आप। ये तो एक कॉन्वर्सेशन है जो बात को समझने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत जगहों पे सवाल उठाए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, तो अच्छा है आपने बड़े उससे आके दूसरी साइड को वो का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, और आपने कहा कि मैं कह सकता हूँ बैंग ऑन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। एग्री करें ना करें ये हमारी चॉइस है, बट जी बिल्कुल 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 ऐसा है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे सुना, और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूज़ काफ़ी आएंगे इंशाल्लाह। मेरे ऑडियंस बोर नहीं होंगे हमारी बातों से, और जो हम कैमरे के पीछे लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं एंटरटेन करने की, जो थोड़ी बहुत गलतियां रह जाएंगी उसको माफ़ भी कर देंगे, और इश्क़-ए-इलाह को देखना जो है वो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें तो आगे बड़ा कुछ आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है इश्क़-ए-इलाह में इंशाल्लाह, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना भी हो तब भी देखें हम, तब भी देख लेना, कभी कभी तो बदजायका नहीं वो हम बहुत देखते हैं। कौन सॉरी, तो इश्क़-ए-इलाह तो थोड़ा आप बताइए वो कौन कौन से हैं? नाम नहीं लेते हम। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे सवालात किए, और मेरा ख्याल है कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा। नहीं, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, मेरे लिए तो आज आई ओपनर था, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई मुझे दूसरी साइड की, मतलब कैमरे के उस साइड पे क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, और जो हम इतनी तनकीद करते रहते हैं उस पर, उसके पीछे जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनकी लॉजिक क्या है, या उसके पीछे क्या एक प्रोसेस है जो हो रहा है। तो आज अच्छा लगा है कि वो हमें प्रोसेस समझ भी आया है, सुना भी है, और हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है, और शायद हम भी कम तनकीद करें आगे जाके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।